गाइस वेलकम बैक टू चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का लर्न्स वर्ल्ड चैनल के अंदर। वेलकम बैक टू द अदर लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर सिविक्स का पहला चैप्टर आपका एसएसटी का क्लास 10th के लिए, जो कि है पावर शेयरिंग। इसे हम लोग वन शॉट में आज के इस विश्वास बैच का खत्म करने वाले हैं। बेसिकली मैं अपने आपके बारे में बता दूं तो विश्वास बैच क्या है। तो विश्वास बैच एक कंप्लीट फ्री बैच है जिसमें आप लोगों को क्लास 9 एंड क्लास 10th के लिए कंप्लीट 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ हर एक चैप्टर को कंप्लीट कराया जाएगा विद नोट्स, क्वेश्चंस एंड प्रीवियस क्वेश्चंस एंड बहुत सारी चीज़ें। अब इस चैप्टर को ना हम लोग ने इसकी एनसीईआरटी नहीं कवर की बिकॉज इसकी एनसीईआरटी हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इससे शॉर्ट अच्छे से तुम्हारे लिए एक जो प्यारे से नोट्स बनाए हैं उसको तुम लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो नोट्स तुम लोग एक्सेस कर सकते हो, ना तुम लोग पीडीएफ की जो नोट्स हैं उनको भी तुम लोग एक्सेस कर सकते हो। ये भी काफ़ी अच्छे नोट्स हैं। तो आप लोग जो है इस लेक्चर के किसी भी नोट्स को यहाँ पे देख सकते हो और इस चैप्टर को खत्म कर सकते हो। बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। सिर्फ और सिर्फ 4 टॉपिक्स का ये चैप्टर है और ये चैप्टर खत्म, और कुछ नहीं है इस चैप्टर के अंदर। तो जल्दी जल्दी इस चैप्टर को खत्म करेंगे, है ना। शायद ये जो वन शॉट है, मैं ये वन शॉट बहुत स्लोली आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, तो इस रीज़न से आप लोगों को यहाँ पे ना अभी 2x पे डालना पड़ेगा, वरना 1.5x या 1.7x जो भी आप लोगों को कंफर्टेबल लगे उस पर डाल के आप लोग लेक्चर देख सकते हो, है ना। बिकॉज यहाँ पे मैं आप लोगों को बहुत धीरे धीरे आराम से यहाँ पे हर एक टॉपिक को समझाने की कोशिश करने वाला हूँ। 4 टॉपिक्स के बारे में यहाँ पे बात हुई है। बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है ना। और आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं और एमसीक्यूज तो काफ़ी ज़्यादा इसमें से आ सकते हैं, या फिर आप फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन, है ना। बिकॉज इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लर्न करने वाली भी हैं, बट ईजी चैप्टर है। आराम से इस चैप्टर को समझिए और ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो इस चैप्टर में कितने कंसेप्ट है पहले तो हम लोगों से वो डिस्कस कर लेते हो। आ जाओ। इस चैप्टर में हम लोग पावर शेयरिंग के अंदर बेसिकली 2 केस स्टडीज़ पढ़ने वाले हैं, 2 कंट्रीज़ की, है ना। ये शायद तुम लोगों ने चैप्टर खोलते ही देख लिया होगा, बेल्जियम एंड श्रीलंका, ऐसे 2 नाम से कंट्रीज़ हैं। तो हम लोग बेसिकली ना बेल्जियम और श्रीलंका के 2 केस स्टडीज़ पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। एक कंट्री थी बेल्जियम और एक कंट्री थी श्रीलंका। इनमें किस तरह से पावर शेयर हुई, है ना, कैसे मेजोरिटिज्म बढ़ा, है ना, कैसी एक कंट्री ने मेजोरिटिज्म जो है अपनाया, जैसे एक कंट्री ने जो है यहाँ पे डिक्टेटरशिप अपनाई, और एक कंट्री ने जो है दिमाग लगा के आराम से जो है इस चीज़ों को मैनेज करा, हर एक कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करा, है ना। और एक कंट्री में किस तरह से इस रीजन से वॉर हुई और काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हुए। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली यही चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले चीज़ तो हम लोग यहाँ पे बेल्जियम का और श्रीलंका इन दोनों के एथनिक कंपोजिशन पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब है बेल्जियम में किस तरीके की पॉपुलेशन थी, कैसे था बेल्जियम के अंदर वो चीज़ें, श्रीलंका में किस तरह से पॉपुलेशन थी और कैसे लोग डिवाइडेड थे हर एक रिलीजन के अंदर, या फिर लैंग्वेज के अंदर या रिलीजन के अंदर कैसे डिवाइडेड थे। ये चीज़ हम लोग इस पहले टॉपिक पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो है मेजोरिटिज्म पढ़ने वाले, मेजोरिटिज्म। ठीक है, आराम से जाएंगे हम लोग एकदम मेजोरिटिज्म पढ़ने वाले, और हम लोग देन अकोमोडेशन पढ़ेंगे। अकोमोडेशन, ठीक है। पहले समझेंगे हम लोग मेजोरिटिज्म कहाँ हुआ था, श्रीलंका में मेजोरिटिज्म हुआ, क्यों हुआ था, ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक के अंदर। अकोमोडेशन जो है हुआ था बेल्जियम के अंदर, है ना, किस तरह से सुझाव करके, है ना, सारी चीज़ों को ठंडा कर दिया गया था और अच्छे से दिमाग लगा करके सारी चीज़ों को कंप्लीट किया गया था। तो ये हम लोग अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम में पढ़ने वाले हैं एंड मेजोरिटिज्म ऑफ श्रीलंका पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक्स यहाँ पे। देन हम लोग पढ़ेंगे कि वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है, पावर शेयरिंग ठीक क्यों है। और नेक्स्ट हम लोग से उसके कुछ फॉर्म्स पढ़ेंगे पावर शेयरिंग के, और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक्स का ही चैप्टर है। इस चैप्टर को मैं तुम लोग को शायद 2 पार्ट्स में दे दूँ, है ना, वन शॉट, या फिर शायद एक ही पार्ट में तुम्हारा पूरा वन शॉट हो जाएगा 1 घंटे के अंदर, और 2 पार्ट्स में तुम लोग को 30 मिनट्स के या 40 मिनट्स के तुम लोग को 2 पार्ट्स में दे दूँगा मैं, बट दोनों को मर्ज करके दे दूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो पहली चीज़ तो पावर शेयरिंग होती क्या, ठीक है, पावर शेयरिंग होती है, बेसिक फंडा है, बेसिक सिंपल है ना। पावर शेयरिंग को डिवाइड कर दो, पावर शेयरिंग को डिवाइड करो, पावर शेयरिंग को डिवाइड करोगे तो तुम लोग को कुछ चीज़ें समझ में आएगी, है ना। पावर शेयरिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, एक तो पावर और एक तो शेयरिंग। तो पावर और शेयरिंग क्या कहता है, पावर और शेयरिंग, पावर का शेयर करना, पावर को शेयर करना इज व्हाट पावर शेयरिंग, सिंपल यही मुद्दा है ना। पावर को क्या करना, शेयर करना। जो पावर है, पावर होती है, उसको हम लोग क्या करते हैं, शेयर करते हैं, पेंशन वगैरह शेयर करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पावर शेयरिंग। इसको इतना डीप में समझने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसकी कंप्लीट डेफिनेशन हमारे जो है बुक में दी हुई है, बट तुम लोग एक तरीके से इसको समझ सकते हो कि अगर हमारे कंट्री में, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स को, हमारे कुछ पावर्स को, है ना, सब में पावर्स बांटती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट्स में पावर बांटती है ना, कि स्टेट गवर्नमेंट्स की ये पावर है ना, ये चीज़ों की पावर है, ये नए लॉज बनाती है, नए लॉज बनाती है। तो ये इसको हम लोग कह सकते हैं कि पावर शेयर करते हैं। तो बस इसी को हम लोग कहते हैं पावर शेयरिंग, समझ गए, सिंपल है। हम लोग डायरेक्टली चैप्टर पे आते हैं, हमारे नोट्स पे आते हैं।
अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग इन नोट्स का रेफर करके अपने खुद के नोट्स बना सकते हो, वरना डिस्क्रिप्शन में आपको पहले ही मिल जाएंगे रेडीमेड। ठीक है, वी नो दैट इन अ डेमोक्रेसी ऑल पावर्स डज नॉट रेस्ट विद एनी वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, हम सभी जानते हैं, है ना, हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, जहाँ पे एक ही गवर्नमेंट के पास सारे के सारे पावर्स नहीं होते हैं, है ना, पावर्स डिवाइडेड होते हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ठीक है, ये चीज़ के बारे में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी हम लोग इस वीक्स में आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे पढ़ने वाले हैं हम लोग इस तीनों के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू द डिज़ाइन ऑफ द डेमोक्रेसी। The stories of Belgium and Sri Lanka tells us how democracies handles demands for power sharing। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 2 केसेस पढ़ेंगे जो कि बेल्जियम और श्रीलंका के होंगे। अब हम इंडिया तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे एक ही गवर्नमेंट के पास सारे के सारे जो है पावर नहीं होती है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे बेल्जियम और श्रीलंका के केस पढ़े हैं, किस तरह से श्रीलंका ने, है ना, यहाँ पे मेजोरिटिज्म का इस्तेमाल किया, मेजोरिटी का इस्तेमाल किया, है ना, अपने आप को मेजोरिटी में लाया और एक डिक्टेटरशिप कंट्री बन गई, है ना, और उससे क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हुए एंड क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, क्या क्या कोल्ड वॉर्स हुए, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और किस तरीके से उसी के साथ किस तरीके से बेल्जियम जैसी कंट्री ने काफ़ी अच्छे से सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को सुधारा और डेमोक्रेसी अपनाई। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले बेल्जियम का केस पढ़ेंगे। ठीक है, देखो बेल्जियम के केस में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूँ तो मिला सकता हूँ। बेल्जियम के केस में हम लोग बेसिकली पॉपुलेशन कहती है बेल्जियम की, वो पहले समझ लेता है। पॉपुलेशन कहती है बेल्जियम की, बेल्जियम में कितनी पॉपुलेशन थी और कैसी पॉपुलेशन थी और किस लैंग्वेज के थ्रू, है ना, पॉपुलेशन किस लैंग्वेज में और किस रीजन में डिवाइडेड थी। ठीक है, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बेल्जियम के केस में। ठीक है, देखो यही पे सारी चीज़ें बताई गई तुम लोगों को यहीं पे। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए मार्क कर दूंगा यहाँ पे अच्छे से। ओके, सिम लोग आराम से जाएंगे। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री, है ना, स्मॉल यूरोपियन कंट्री, एक यूरोप में, है ना, यूरोप में जैसे अभी हम लोग इंडिया है, इंडिया इज इन एशिया, हम लोग एशिया में है ना, वैसे ही बेल्जियम इज इन यूरोप। यूरोप में एक छोटी सी कंट्री है जो कि इंडिया का स्टेट हरियाणा से भी ज़्यादा छोटी है, सीरियसली हरियाणा से भी ज़्यादा छोटी है। देखो हम लोग आगे पढ़ेंगे यहाँ पे, इट्स इन स्मॉल यूरोपियन कंट्री, है ना, एक बहुत ही ज़्यादा स्मॉल यूरोपियन कंट्री है ना, जिसके बॉर्डर शेयर करते हैं किसके साथ, फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। ये 4 कंट्रीज़ है, इनके नाम याद रख लेना, आप लोगों को एमसीक्यूज में बिल्कुल पूछ जाएंगे। मैं तुम लोग को कहा ना, इस चैप्टर में समझने वाली चीज़ें तो हैं ही, बट यहाँ पे याद करने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा है। मतलब फ्रांस, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, जर्मनी, ये 4 कंट्रीज थी यहाँ पे जो है ये बॉर्डर शेयर करती थी। ठीक है, तुम लोग को एक मैप से भी समझाऊंगा। द कंट्री हैज एन कॉम्प्लेक्स एथनिक पॉपुलेशन थी, कॉम्प्लेक्स पॉपुलेशन थी, मतलब हर एक डिवाइड में, है ना, हर एक रीजन में अलग अलग तरीके से लोग रहते थे, है ना, अलग अलग लैंग्वेज के लोग रहा करते थे और अलग अलग रीजन में रहा करते थे, अलग अलग प्रपोर्शन में रहा करते थे और अलग अलग तरीके के लोग रहा करते थे, है ना। ऑन द कंट्री अ टोटल पॉपुलेशन, ये बता रखना यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो कि 59% जो है फ्लेमिश रीजन में रहा करते थे। मतलब बेल्जियम के अंदर 59% जो लोग थे वो फ्लेमिश रीजन में रहा करते थे और डच लैंग्वेज बोलते थे, और 40% जो लोग थे, 40% जो लोग थे, है ना, वो लोग वेलोनिया रीजन में रह करके फ्रेंच लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, और जो बाकी के 1% लोग थे वो जर्मन लैंग्वेज बोला करते थे। ठीक है, जर्मन लैंग्वेज। अब तुम लोग को थोड़ा सा इसमें डायग्राम में समझाता हुआ जाओ। अच्छा ध्यान दो। देखो जो बेल्जियम थी हमारी, है ना, बेल्जियम एक यूरोपियन में कंट्री थी। ठीक है, कहाँ थी ये कंट्री थी यूरोप में। ठीक है, ये कंट्री यूरोप में थी, यूरोप में सिचुएटेड थी ये कंट्री, है ना, यूरोप के रीजन में सिचुएटेड थी, सिचुएटेड थी, है ना, सिचुएटेड थी। उसके बाद सिचुएटेड थी। अब बेल्जियम जो कंट्री है इसके इनमें 4 बॉर्डर्स शेयर करती है ना, बेल्जियम जो कंट्री है वो 4 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करती है। इन चारों के बारे में समझते हैं, जर्मनी, लग्जमबर्ग, है ना, और नीदरलैंड और कौन सी चीज़ होती, फ्रांस। हाँ जी, फ्रांस थी, देखा नहीं मैंने फ्रांस की, है ना। अब बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में चले तो बेल्जियम में कितने % लोग कहाँ रहा करते थे, 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहा करते थे। मतलब तो जो हमारे 59% लोग थे,
59% लोग थे वो फ्लेमिश रीजन में रहते थे। कहाँ पे? फ्लेमिश रीजन में। और कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे? कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे? कौन सी लैंग्वेज का? डच लैंग्वेज का, ठीक है, डच लैंग्वेज का। बाकी जो हमारे 49% लोग थे, ठीक है, बाकी जो हमारे 49% लोग थे वो कहाँ रहा करते थे? वेलोनिया रीजन में। कहाँ? वेलोनिया रीजन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, है ना, कि वेलोनिया रीजन में रहा करते थे। और कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? कौन सी बोलते थे? जर्मन नहीं, फ्रेंच लैंग्वेज बोला करते थे, है ना। और बाकी के जो 1% लोग थे, ठीक है, 1% पीपल थे, वो कौन सी लैंग्वेज बोला करते थे? जर्मन लैंग्वेज बोला करते थे। और वो पूरे कंट्री में कहीं भी थे, है ना, कहीं भी थे। ये कोई पर्टिकुलर रीजन में नहीं थे, हाँ, हर जगह पे ये लोग अलग अलग फैले हुए थे, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं ये लोग फैले हुए थे, ठीक है, राइट, फैले हुए थे। देखो, वेलोनिया रीजन में और फ्रेंच लैंग्वेज, और 1% लोग जो थे वो जर्मन लैंग्वेज बोला करते थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ब्रुसेल्स की। ब्रुसेल्स क्या है भैया? ब्रुसेल्स क्या है ना, हम लोग को ज़रा बताओ कि ब्रुसेल्स है क्या। तो ब्रुसेल्स जो है वो बेल्जियम की कैपिटल है। ब्रुसेल्स इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, है ना। ब्रुसेल्स, अच्छा आ नहीं आवा। ब्रुसेल्स एक सिटी है ना, जो कि कैपिटल है। किसकी कैपिटल है? बेल्जियम की कैपिटल। जैसे हमारी इंडिया की कैपिटल कौन है? दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो उसी तरीके से ब्रुसेल्स जो थी, है ना, वो कैपिटल थी किसकी? बेल्जियम की, है ना। और वहाँ पे, है ना, सिर्फ ब्रुसेल्स के अंदर, ठीक है, सिर्फ ब्रुसेल्स के अंदर, हम लोग यहाँ पे किसी और कंट्री या किसी और बेल्जियम की बात नहीं करें, हम लोग यहाँ पे ब्रुसेल्स की बात करें। तो ब्रुसेल्स के अंदर ही उसकी कैपिटल जो ब्रुसेल्स थी, वहीं पे सिर्फ और सिर्फ 80% लोग ऐसे थे जो फ्रेंच लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। वहाँ पे ही 80% लोग ऐसे थे जो कि फ्रेंच लैंग्वेज बोला करते थे, ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज। और बाकी जो 20% लोग थे वो लोग डच लैंग्वेज बोला करते थे। कौन सी लैंग्वेज? डच लैंग्वेज बात करते थे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, तुम लोगों को अच्छे से समझा दो मैं कि यहाँ पे हम लोगों का बोला गया है कि पूरी कंट्री में जो पूरी बेल्जियम है, हाँ, पूरी बेल्जियम के अंदर 59% लोग, पूरी बेल्जियम के अंदर 59% लोग डच लैंग्वेज बोलते थे और फ्लेमिश रीजन में रहा करते थे। कहाँ रहा करते थे? फ्लेमिश रीजन में। और बेल्जियम कंट्री में रहा करके फ्लेमिश रीजन में रहते थे 59% लोग और डच लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। वेयर एज 49% लोग जो थे पूरी कंट्री के अंदर वो वेलोनिया रीजन के अंदर रहा करते थे, ठीक है, वेलोनिया रीजन के अंदर, और फ्रेंच लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, फ्रेंच लैंग्वेज। और बाकी के जो 1% लोग थे वो लोग जर्मन लैंग्वेज बोला करते थे। बट पर्टिकुलरली अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ उनकी कैपिटल ब्रुसेल्स, है ना, जो कि बेल्जियम की कैपिटल सिटी है, जो कि है ब्रुसेल्स की बात करें तो सिर्फ ब्रुसेल्स सिटी के अंदर 80% लोग ऐसे थे जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे और 20% लोग ऐसे थे जो कि डच लैंग्वेज बोलते थे। तो सिर्फ अगर सिटी की बात है ना, अगर तुम लोगों को क्वेश्चन पूछे कि सिर्फ ब्रुसेल्स की बात करो कि ब्रुसेल्स की पॉपुलेशन कैसी थी, है ना, ब्रुसेल्स की एथनिक कंपोजिशन कैसी थी, तो ब्रुसेल्स की एथनिक कंपोजिशन बोले, ब्रुसेल्स की अगर हम लोग पॉपुलेशन डिवीजन बोले तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि 80% लोग क्या थे? फ्रेंच लैंग्वेज वाले पीपल थे और 20% लोग क्या थे? डच लैंग्वेज वाले थे, अगर सिर्फ ब्रुसेल्स की बात करें। और अगर बोले कि सिर्फ और सिर्फ ब्रुसेल्स को हटा करके बेल्जियम पूरी कंट्री की बात करो तो पूरी कंट्री के लिए हम लोग आ जाएंगे 59% लोग फ्लेमिश रीजन क्या बोलते थे? डच लैंग्वेज। 49% वेलोना रीजन क्या बोलते थे? फ्रेंच लैंग्वेज। बाकी के जो 1% लोग थे वो क्या बोलते थे? जर्मन। ठीक है, इस बात का याद रखना, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होती है, लिटरली बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो इस कन्फ्यूजन को यहाँ पे दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग, अगर मैं तुम लोग को थोड़ा अच्छे से समझाऊँ तो बेल्जियम में जो है ना, बेल्जियम में सिर्फ बेल्जियम में 59% लोग जो थे वो डच लैंग्वेज बोलते थे। 59%, ठीक है, 59%। और 49% क्या बोलते थे? फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। और बाकी के 1% जर्मन बोलते थे, ठीक है, जर्मन लैंग्वेज। बट ब्राज़ील्स की बात करें तो ब्राज़ील्स में 80% लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, डच लैंग्वेज नहीं बोलते थे, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? फ्रेंच। बाकी 20% लोग जो थे वो डच लैंग्वेज बोला करते थे। इसका मतलब हमें क्या समझ में आता है? इसका मतलब एक लॉजिकल थिंकिंग है कि 1% के जो जर्मन लोग हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं रहते हैं ब्रुसेल्स में, मतलब ब्रुसेल्स में जर्मन पीपल है ही नहीं, ये बात क्या देगा। अब थोड़ा सा अगर CBC तक सोचेगी तो नहीं, बट अगर कभी सोच लिया CBC ने और थोड़ा एकदम कुछ ट्रिकी क्वेश्चन पूछने की कोशिश करी तो इस पर पूछा जा सकता है ये कि बताओ कि पूरी बेल्जियम को, है ना, पूरी बेल्जियम कंट्री को मद्देनजर रखते हुए बताओ
कि 49% जो हमारे फ्रेंच पीपल है, 49% जो हमारे फ्रेंच पीपल है जो हमारे वेलोनिया रीजन में रहते हैं, है ना। तो बताओ कि तुम जो तुम्हारा ब्रुसेल्स है वो कौन सी एरिया में सिचुएटेड है, हाँ, या फिर जो कह सकते हो जो तुम्हारी ब्रुसेल्स है वो कौन से रीजन में सिचुएटेड है, कौन से रीजन में ब्रुसेल्स आता है, ब्रुसेल्स कौन से रीजन में। जैसे कि इंडिया की बात करें तो दिल्ली जो है नॉर्थ में, दिल्ली नॉर्थ में। बट उसी तरीके से बेल्जियम में ब्रुसेल्स जो कि कैपिटल कंट्री है, कैपिटल सिटी है, वो कौन से रीजन में है, मैं बताऊँ, वो है वेलोनिया रीजन में। क्यों वेलोनिया रीजन में? वेलोनिया रीजन में इसीलिए बिकॉज 49% लोग जो हमारे 49% लोग जो फ्रेंच बोलते हैं वो लोग तो वेलोनिया रीजन में रहते हैं, है ना। अगर वो लोग वेलोनिया रीजन में रहते हैं इसका मतलब है कि और ब्राज़ील्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, इसका मतलब ये वेलोनिया रीजन में ही हुआ ना। टेक्निकली सोचो तो ब्राज़ील जो है वेलोनिया रीजन में आता है। अब हम लोग आगे लाइफ पढ़ते हैं, बहुत हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा, है ना। माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। अब इतनी बात हम समझ में आ रही है कि माइनॉरिटी कौन है, फ्रेंच स्पीकिंग। माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कैसे हो सकती है भैया, है ना। जर्मन क्यों नहीं, जर्मन तो 1% है यार, है ना। 49% 1% बहुत बड़ा डिफरेंस है। अरे 1% को गिनता थोड़ी है ना। 1% जर्मन हैं जो कि पूरी की पूरी बेल्जियम में सिचुएटेड है ना, पूरी बेल्जियम में सिचुएटेड है। मतलब बेल्जियम के किसी भी रीजन में हो सकते हैं वो हमें नहीं पता कौन से रीजन में, वेलोनिया, फ्लेमिश, कौन से रीजन में, वो कोई भी रीजन में हो सकते हैं। तो तुम लोग गिनेंगे नहीं यार, वो तो हमारे आते ही हैं। तो हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी हुई, फ्रेंच कम्युनिटी जो वेलोनिया में रहती है, ठीक है। और रिच एंड पावरफुल विच आर रिसेंटेड बाय डच स्पीकिंग कम्युनिटी, ठीक है। 1950s एंड 1960s टेंशन बिटवीन दिस टू कम्युनिटीज वर सिवियरली इन ब्राज़ील। टेंशन क्रिएट हुई, टेंशन मतलब लफड़े झगड़े, ठीक है, लफड़े झगड़े। अब देखो दो अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रह रहे हैं, तो 1950s एंड 1990s में इस तरीके की सिचुएशन होने की संभावना बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए इन लोगों के बीच में, काफ़ी ज़्यादा तो मैंने जो कह सकते हैं हम लोग वो ही किसके बीच में, है ना, किसके बीच में, फ्रेंच एंड डच पीपल्स के बीच में। कहाँ पे, ब्राज़ील में, ठीक है, याद रखना, बेल्जियम नहीं, ठीक है। अगर तुम लोग को बोले बेल्जियम में हुई थी तो तुम लोग एक तरीके से टेक्निकली हाँ भी कह सकते हो, बिकॉज ब्राज़ील तो बेल्जियम के अंदर याद है, बट ब्राज़ील में स्पेसिफिकली ब्राज़ील में हुई थी, ठीक है। इस बात का याद रखना। अगर एमसीक्यू में आए कि कहाँ पे हुई थी, ब्राज़ील में हुई थी या बेल्जियम में हुई थी, तो ब्राज़ील टिक करना, बेल्जियम नहीं, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को थोड़ा सा मैप में दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये मैप है हमारे पास, यहाँ पे प्यारा सा मैप है, ठीक है, बेल्जियम का मैप है। इसको हटा देते हैं, ठीक है। देखो ये इसमें इसको हटा दिया, है ना। तुम लोग को लिखना तो तुम लोग पहले ही लिख के ले लिया। ओके 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 ओके, देखो सी यहाँ बेल्जियम है, बेल्जियम है। अब बेल्जियम जो है उसके अगर सिचुएटेड है ना, अगर बेल्जियम जिस जगह पे है उसके चारों रीजन्स में, चारों बॉर्डर्स में अगर 4 कंट्रीज़ है ना, अगर बेल्जियम के बॉर्डर में, बेल्जियम ऐसा है उसके बॉर्डर में 4 कंट्रीज़ है, ये एक, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, 4 रीजन्स है। इसका मतलब क्या है, इन चारों कंट्रीज़ का मिडल कौन है, बेल्जियम। इन चारों कंट्रीज़ का मिडल कौन है, इन चारों कंट्रीज़ का मिडल है बेल्जियम। सिंपल, इतनी बात तो लॉजिकल है, ठीक है, लॉजिकल है। मतलब बेल्जियम यहाँ था, है ना। बेल्जियम के साउथ वेस्ट में फ्रांस था, साउथ वेस्ट में, ठीक है, साउथ वेस्ट में कह सकते हैं, साउथ वेस्ट में, ठीक है, साउथ वेस्ट में। अब कह नहीं सकते कि साउथ ही है ना, क्या बताओ उनके फेसिंग उस तरफ हो, कुछ नहीं कह सकते, बट टेक्निकली इस तरह से देखें तो ये साउथ वेस्ट में था, ठीक है। ये रहा, देखो यहाँ पे है ब्राज़ील, ध्यान से देखो, ठीक है, ब्राज़ील, ध्यान से देखो, ब्राज़ील है ना, ब्राज़ील, ठीक है। तो ये हमारे पास था वेलोनिया रीजन था, हो सकता है ये वेलोनिया रीजन था, टेक्निकली तो वेलोनिया रीजन होना चाहिए, हाँ, बट वेलोनिया रीजन को यहाँ पे नीचे बताया गया, है ना। वेलोनिया रीजन को हमें नीचे बताया गया और फ्लेमिश रीजन को ऊपर बताया गया, वो ठीक है। टेक्निकली तो वेलोनिया रीजन को नीचे बताया गया, बट 80% पॉपुलेशन जो है ब्राज़ील में रहा करती थी फ्रेंच की, तो हम लोग कह भी सकते हैं ऐसे, है ना। हमारा दिन में कुछ अच्छा चलता है इसलिए हम लोग ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। ये तुम्हारे एग्जाम ओरिएंटेड नहीं था बिल्कुल, मैंने जो तुम लोगों को कहा था अभी, है ना। तो ये बेल्जियम के साउथ ईस्ट में है, साउथ वेस्ट में, है ना। एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, साउथ वेस्ट में। ये है नॉर्थ में नीदरलैंड्स, ये है नॉर्थ ईस्ट में जर्मनी, एंड ये है तुम्हारी साउथ ईस्ट के अंदर लग्जमबर्ग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैंने पहली स्लाइड खत्म करी है 20 मिनट के अंदर, वाओ, थोड़ा मखाता है इसको, ठीक है। जो हमने पढ़ा है 15% डच स्पीकिंग, 40% फ्रेंच, है ना, स्पीकिंग जो वेलोनिया रीजन में आ करते थे, है ना, 40% एंड 1% जर्मन स्पीकिंग, ठीक है, जर्मन स्पीकिंग। अरे 40% था या सॉरी, मैं तुम लोगों को 49% बोला था, या हर बार मैं 49% बोला था, 49% नहीं 40% है, ठीक है, 40% है, ध्यान रखो, 40% है, 49% नहीं है, आई एम सॉरी, ठीक है। अब अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम, ठीक है, अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम, देखो 2 सिचुएशंस हुई थी।
एक तो हमने केस पढ़ा था श्रीलंका का, एक हमने केस पढ़ा था बेल्जियम का। उसके बाद हमारा मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका आता है एंड अकोमोडेशन इन बेल्जियम आता है। तो मेरे हिसाब से अकोमोडेशन इन बेल्जियम लोग पहले पढ़ सकते हैं, बट हम लोग को नहीं पढ़ना। पहले क्या पढ़ो पता है, पहले ना श्रीलंका का सिचुएशन पढ़ लो, ठीक है। श्रीलंका की सिचुएशन पहले ही पढ़ लो। ठीक है, ये रहा, देखो 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 देखो, ये रहा, ये है हमारा श्रीलंका का केस, ठीक है। हमने यहाँ पे स्लाइड में डाला है केस, भूल गए हैं, श्रीलंका के केस है, श्रीलंका के केस है। इसके अंदर ना हम लोग बात करने वाले श्रीलंका के बारे में। अब बेसिकली श्रीलंका कहाँ पड़ता है, अरे हमारे नीचे छोटा टापू है ना, इंडिया के नीचे एक छोटा टापू है, उसको हम लोग कहते हैं श्रीलंका। राइट 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 राइट। तो श्रीलंका का एक आइलैंड है जो कि हमारे साउथ तमिलनाडु के पास पड़ता है, बट वो है ना एक आइलैंड नेशन है जिसकी टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 2 करोड़ है। ये भी हमारे हरियाणा से कम ही है, ये भी हमारे हरियाणा से कम है ना। लाइक अदर साउथ एशियन कंट्रीज, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। डाइवर्स का मतलब है बहुत सारे लैंग्वेजेस में शिफ्टेड है, ठीक है। इसकी बात करते हैं आराम से। इमेजिन व्हाट विल हैपन इन दिस सिचुएशन लाइक दिस, ठीक है। ये हम लोग थोड़ा आगे आ गए, मैं तुम लोग को इसमें थोड़ी सी कुछ और डिस्कस कर लेता हूँ, है ना। मैं तुम लोगों को यहाँ पे जो हमारे श्रीलंका भाई साहब में जो लैंग्वेज में श्रीलंका में जो है यहाँ पे अलग अलग पीपल्स को बांटा गया था, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। तमिलनाडु में शिफ्टेड है क्या, तमिलनाडु में सिचुएटेड है क्या श्रीलंका, मेरे सिचुएटेड है श्रीलंका, क्या है श्रीलंका, ठीक है ठीक है ठीक है, इतनी से समझ में आएगी, इतनी से समझ में आएगी, ठीक है ठीक है ठीक है। हटाओ इसको था। हम बात करते हैं श्रीलंका की, हम किसकी बात करते हैं, हम श्रीलंका की बात करते हैं। थोड़ा सा बुझाओ, अरे ये चेंज क्यों गया, ठीक है। अगर हम लोग बात करें श्रीलंका की, अबाउट आवर कंट्री विच इज श्रीलंका, इसमें 2 टाइप्स ऑफ पीपल रहते हैं, हाँ 2 टाइप्स ऑफ पीपल। कौन से, एक है तमिल है ना, और एक है सिन्हाला बोलने वाले लोग, ठीक है। एक है तमिल बोलने वाले लोग और एक है सिन्हाला बोलने वाले लोग। एक है तमिल स्पीकर्स जो कि है 18%, कितने हैं 18% तमिल स्पीकर्स है। ओ माय गॉड, 18% तमिल स्पीकर्स, ओनली 18% तमिल स्पीकर्स। एंड सिन्हाला कितने, 74%। अरे भाई साहब 74% सिन्हालास। हमने बेल्जियम में तो क्या पढ़ा, बेल्जियम में पढ़ा 59 और 14%, 40%, है ना। हमने बेल्जियम में क्या पढ़ा, हमने बेल्जियम में पढ़ा 59% एंड 40%। मतलब इतना डिफरेंस तो नहीं है, बट यहाँ देखो 2 करोड़ की जनता है, 2 करोड़ की जनता है, टोटल जनता 2 करोड़ की है, एंड उसमें से भी 74% तो सिन्हालास ही है। मतलब मेजोरिटी कहाँ है, सिन्हालास के पास है ना। और तमिल्स भी 18% है, और इसमें भी और डिवाइडेड है। और डिवाइडेड ये है कि 18% में से 13% जो थे वो इंडियन तमिल्स थे, ठीक है, इंडियन तमिल्स। और जो बाकी के 5% है वो वहाँ के ही तमिल्स थे, जो वही के बोलने वाले लोग हैं, है ना। वही के बोलने वाले लोग हैं जो तमिल बोलते हैं, वही के बोलने वाले तमिल लोग हैं। और जो है 13% जो है वो इंडिया से गए हुए तमिल्स हैं। इंडिया से गए हुए तमिल्स मतलब इंडिया से एज ए वर्कर, है ना, या फिर एज एन थिंग्स जब लोग ट्रैवल करते थे, जब लोग पूर्वज हुआ करते थे, हमारे दादा परदादा जी, है ना, जब पूर्वज हुआ करते थे, तो वो लोग जो है श्रीलंका में माइग्रेट कर गए थे, है ना। वही बस गए वो लोग, फिर वही बस गए, तो वही 13% लोग हैं वो जो इंडियन तमिल्स हैं हमारे, ठीक है, इंडियन तमिल्स हैं। रही बात सिन्हालास की, तो सिन्हालास 74% सिन्हालास है, 74% सिन्हालास है, कैन इमेजिन, ठीक है, 74% सिन्हालास है। बट इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होती है ना, देखो 74 और 18 अगर प्लस करें हम लोग तो 9, 10, 11, 12 बचता है ना, 8 एंड 9, 92% बचता है। 8% कहाँ गया, 8% कहाँ गया, देखो 8% का तो मुझे पता नहीं, बट 8% में से 1% तो मुझे पता नहीं, है ना, 1% का मुझे पता नहीं, बट इतना मुझे पता है कि इसके अंदर भी 7% कितने थे, बताएं कौन थे, क्रिश्चियंस थे।
क्रिश्चियंस थे, क्रिश्चियंस से तो तमिल बोलते थे, ठीक है, क्रिश्चियंस से जो तमिल बोलते थे 7%, ठीक है 7%। चलिए ये हो गई हमारी एथनिक कंपोजिशन विच इज लैंग्वेज के बेस पे हो गई। तो बस इतनी बात थी, मतलब इतना जो तुम्हारे को पैराग्राफ दिया हुआ है ना, इतना भर भर के, जो भर भर के तुम लोगों को इतनी चीज़ें बताई गई ना एनसीईआरटी के अंदर, अब कॉम्प्लेक्स करके मैं तुम लोगों को सिर्फ एक पैराग्राफ में एक छोटे से माइनर की तरह से तुम लोगों को समझा दूँ, ठीक है। डन 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 डन, है ना। इमेजिन व्हाट हैपन इन दिस सिचुएशन लाइक दिस, ठीक है। अब दोनों सिचुएशन तुम लोग इमेजिन करो। एक सिचुएशन के अंदर थी कि बेल्जियम के अंदर 59% जो लोग थे वो हमारे डच लैंग्वेज के थे और 40% से फ्रेंच लैंग्वेज के थे, है ना। बाकी जो हमारे बचे हुए थे, है ना, 1% के वो हमारे जर्मन पीपल्स थे। बट वहीं पे श्रीलंका में क्या था, श्रीलंका में 74%, मतलब अगर 100 लोग हैं श्रीलंका के अंदर, 74 उसमें से कौन है, सिंहाला बोलने वाले, और 18% मतलब 18 लोग क्या है, अगर 100 लोग पकड़ें, टोटल पॉपुलेशन 100 लोग पकड़ें, तो 100 लोगों के अंदर से सिर्फ और सिर्फ 18 लोग जो थे वो हमारे तमिल बोलने वाले लोग थे, है ना। और उसमें से भी 13 जो लोग थे, 13 लोग जो थे वो हमारे इंडियंस ही थे, हाँ, जो इंडियंस ही थे वहाँ पे, है ना। और बाकी ये जो बचे 5% थे वो वहाँ के तमिल जो लोग थे, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारी लैंग्वेज को डिटरमाइन किया गया, लैंग्वेज के बेस पे हम लोग ने श्रीलंका को बांटा है। बट यहाँ पे दो सिचुएशन बनी थी, पढ़ते हैं तब समझ में आएगा। इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी बीइंग द मेजॉरिटी कुड कंपोज इट विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। अब देखो क्या हुआ बेल्जियम में, है ना। बेल्जियम में सबसे ज़्यादा बोलने वाले पीपल कौन थे, मेजोरिटी में कौन थे, डच लैंग्वेज थे। डच पीपल जो फ्लेमिश रीजन में रहा करते थे वही सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में थे। अगर किसी कंट्री में कोई पॉपुलेशन या कोई लोग मेजोरिटी में है तो ऑब्वियसली बात है वो लोग थोड़ा दबदबा बनाने की कोशिश करेंगे, हाँ, थोड़ा जोर डालने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा दबदबा बनाने की कोशिश करेंगे, एंड थोड़ा सा अपना मेजोरिटीज़, है ना, मेजोरिटी दिखाने की कोशिश करेंगे, है ना। दूसरे लोगों को, जो फ्रेंच एंड जो जर्मन है, उन लोगों को नीचे गिरा करके, है ना, इनकी स्पीकिंग लैंग्वेज को नीचे गिरा करके जो है इनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने क्या करा यहाँ पे जर्मन और फ्रेंच पीपल्स को जो है नीचे दिखाने की, उनकी पॉपुलेशन को जो है क्या करने की कोशिश करी, इम्पोज करने की कोशिश करी। दिस कुड एस्केलेट conflicts among communities and might even lead to an chaotic partition of the country with both sides willing for control over Brussels। इसका मतलब हम लोग अपने एग्जांपल से देख लेते हैं, इंडिया के एग्जांपल से। इंडिया बिफोर पार्टीशन विद पाकिस्तान, जब पाकिस्तान बना, है ना, उसके पहले इंडिया हमारा एक यूनाइटेड इंडिया था जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, सारी की सारी चीज़ें एक यूनाइटेड इंडिया बन के रहा करते थे। बट क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, हिंदूज मुस्लिम्स के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगे, कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, और जैसे जैसे कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, है ना, इस वजह से क्या हुआ, जैसे यहाँ पे फ्रेंच जर्मन्स के साथ जो है कौन डच बोलने वाले लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, उनको नीचे गिराने की कोशिश करें। इससे क्या हो रहा है, ऐसे क्या हो सकता है, फ्रेंच पीपल्स और जर्मन पीपल्स ये लोग उठ सकते हैं, अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, और यहाँ पे जो है वॉर होने की भी संभावना है ना, प्रॉब्लम्स क्रिएट होने की, टेंशन क्रिएट होने की भी संभावना है, लड़ाई झगड़े की भी संभावना है ना, जो कि हमारे साथ इंडिया में हुआ था। यूनाइटेड इंडिया में जो है हिंदूज एंड मुस्लिम के बीच में इस तरीके से झगड़े हुए थे। इस रीज़न से जो है मुस्लिम्स अलग होकर के पाकिस्तान बना, है ना, पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान बना, और कुछ मुस्लिम्स इंडिया में ही रह गए, है ना। मैक्सिमम मुस्लिम्स पाकिस्तान चले गए पार्टीशन के दौरान, पर कुछ मुस्लिम्स इंडिया में ही रह गए, ठीक है। तो ऐसे जो है पार्टीशन हो सकता था, झगड़े हो सकते थे, सिविल वॉर हो सकती थी, ठीक है, क्या हो सकती थी, सिविल वॉर, ठीक है, सिविल वॉर हो सकती थी, ठीक है, ये सब हो सकती थी, हुई नहीं थी, ठीक है, नोट डाउन, हुई नहीं थी, हो सकती थी। Similarly, in Sri Lanka, the Sinhala communities with an average majority could impose its with an will on the entire country। अब देखो हमने पढ़ दिया बेल्जियम का, श्रीलंका में भी तो सिन्हालास जो थे मेजोरिटी में थे, है ना, सिन्हालास भी मेजोरिटी में थे। इसका मतलब क्या है, सिन्हालास भी कोशिश कर रहे थे, सिन्हालास भी जो है यहाँ पे तमिल्स को गिराने की कोशिश कर रहे थे, ताकि किसी तरीके से पूरी कंट्री पे सिन्हालास का राज हो, है ना, गवर्नमेंट सिन्हालास की बन जाए, पूरी कंट्री ही में ही सभी लोग सिन्हाला लैंग्वेज बोले, है ना, और तमिल सारे के सारे निकल जाए हमारी कंट्री से, ये कोशिश कर रहे थे। तो इससे हम लोग ने यहाँ पे हम लोग ने श्रीलंका का केस पढ़ लिया है इसमें, है ना, श्रीलंका का पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ लिया, और यहाँ हम लोगों ने बेल्जियम का पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ लिया, किसका, बेल्जियम का, ठीक है, बेल्जियम का पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे झगड़े लफड़े होने वाले हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले मेजोरिटिज्म, अब हम लोग मेजोरिटिज्म पे आए, बट मेजोरिटिज्म पे आने से पहले हम लोग अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम पढ़ते हैं, ठीक है। अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम जो हमने ऊपर छोड़ा था, ये वाला है, ये देखो यहाँ पे तुम लोगों को 5 पॉइंट्स हैं, पाँचों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे, तुम्हारे एनसीईआरटी के ही पॉइंट्स हैं जो मैंने उठा के यहाँ बैठा, ठीक है। द बेल्जियन लीडर रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल एंड कल्चरल डिफरेंसेस। अब जो बेल्जियम में जो लीडर्स थे, उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो उनकी गवर्नमेंट थी, है ना, उन्होंने ये सारी चीज़ों को नोटिस किया, है ना, जो यहाँ पे डच लैंग्वेज में, फ्रेंच लैंग्वेज में, जर्मन लैंग्वेज में जो लोग डिवाइडेड थे उसको नोटिस किया, है ना। और 1970
और 1993, हाँ 1970 टू 1993, इस बात को याद रखो, इस बात को याद रखो, ठीक है, इस डेट को याद रखो। 1993, फोर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स टू फैसिलिटेट पीसफुल लिविंग फॉर ऑल इन द कंट्री, ठीक है, फॉर ऑल इन द कंट्री। ये थोड़ा सा छोटी लैंग्वेज में मिलता है, तो मैं तुम लोगों को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है, जूम कर देता हूँ, ठीक है, आई होप भी दिखा होगा, हाँ होप दिखा होगा, ठीक है, होप दिखा होगा। तो मैं बताता हूँ तुम लोगों को 1970 टू 1993, इस दौरान में क्या हुआ, बेल्जियम पे जो बेल्जियम की गवर्नमेंट थी, जो ऊपर बैठे हुए थे लोग, सरदार लोग थे, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट थी, इन्होंने क्या नोटिस किया कि यहाँ पे ना बेल्जियम में फ्रेंच लैंग्वेज, डच लैंग्वेज एंड जर्मन लैंग्वेज, इन तीनों लैंग्वेजेस में जो है ना यहाँ पे डिवीजन हो रहे हैं ना, डिवीजन हो रहे है ना। डच लैंग्वेज वाले पीपल ज़्यादा हैं, फ्रेंच वाले ज़्यादा हैं, जर्मन वाले ज़्यादा हैं, थोड़े कम है ना, और फ्रेंच थोड़े ज़्यादा कम है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें ना बेल्जियम क्या कर रहा था, है ना, जो हमारे डच लैंग्वेज वाले पीपल थे, है ना, बेल्जियम में जो डच लैंग्वेज वाले पीपल थे, वो लोग फ्रेंच एंड जर्मन पीपल्स के ऊपर जो है दबाव बना रहे थे, है ना, उनको अपनी मेजोरिटी दिखा रहे थे। तो ये चीज़ को नोटिस किया किसने, वहाँ की गवर्नमेंट है, बेल्जियम की गवर्नमेंट है। और बेल्जियम की गवर्नमेंट ने क्या करा, बेल्जियम की गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा दिमाग से, है ना, और एक अच्छा डेमोक्रेटिक दिमाग से उन्होंने एक डिसीजन लिया कि उन्होंने 1970 या 1993 के बीच में 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आई, है ना, और 4 कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करे उन्होंने, है ना, अपने कंट्री लॉ के अंदर। क्या क्या चीज़ें करे और क्या क्या चीज़ें करी, वो तुम लोगों से यहाँ पे बात करता हूँ। 4 चीज़ों के बारे में उन्होंने 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लेके आए, ठीक है। फॉलोइंग आर द अरेंजमेंट्स व्हिच आर मेड अवेलेबल फॉर पीसफुल लिविंग। अब ये पीसफुल लिविंग क्यों करनी चाहती थी, है ना, ताकि डच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज एंड जर्मन लैंग्वेज, इन तीनों कम्युनिटीज़ के बीच में झगड़े ना हो, है ना, पार्टीशन ना हो। अगर ये झगड़े होते तो सिंपल सा मुद्दा है, अगर झगड़े होते तो ऑब्वियसली बात है, अगर झगड़े होते तो क्या होता, वॉर्स होती, है ना, सिविल वॉर होती तो कंट्री को ही यहाँ पे जो है सारा खर्चा उठाना पड़ता और कंट्री में ही सारे नुकसान होता और कंट्री ही तबाह हो जाती और कुछ नहीं होता। इस रीज़न से 4 अमेंडमेंट्स लेकर आई गवर्नमेंट ने, ताकि यहाँ पे पीसफुली रहा जाए, है ना, अच्छे से लोग जो है एक दूसरे के साथ भाईचारा बना करके रह सके कंट्री के अंदर, और झगड़े एंड जितने भी वॉर्स हैं वो सारे अगर इन फ्यूचर होने वाले होंगे तो उनको रोका जाए इन अमेंडमेंट्स एंड इन लॉ की वजह से, ठीक है। तो पहला लाया था उन्होंने कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स, है ना, नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शाल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने मेजोरिटी माइनॉरिटी गई भाड़ में तुम्हारी, है ना, इन्होंने क्या करा, इन्होंने इक्वलिटी का, है ना, इक्विटी का इन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल करा। इन्होंने ये कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी गवर्नमेंट बनेगी, इसमें डच लैंग्वेज वाले लोग भी होंगे, इसमें फ्रेंच लैंग्वेज वाले भी लोग भी होंगे और इसमें जर्मन लैंग्वेज वाले भी लोग भी होंगे। इसमें ऐसी बिल्कुल भी पार्टीशन नहीं होगी कि सारे के सारे डच बोलो, है ना। अगर देखो सोचो, अगर सारे के सारे डच लोग की गवर्नमेंट बनती है तो ऑब्वियस सी बात है डच वाले लोगों को जो है यहाँ पे मेजोरिटी मिलेगी। डच जो कम्युनिटी है वो लोग भी यही सोचेंगे ना कि हमारी गवर्नमेंट है ना, हमारे ही लोग हैं गवर्नमेंट के अंदर, तो हमें तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगी, है ना। हम क्या करते हैं, इन फ्रेंच वालों को दबा देते हैं, हम इन फ्रेंच वालों को गिरा देते हैं। ये चीज़ की सोच जो है यहाँ पे उनकी बढ़ेगी, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ऐसी ये चीज़ होगी, हाँ। तो इस रीज़न से गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि डच लैंग्वेज एंड फ्रेंच लैंग्वेज दोनों के दोनों पीपल्स को, दोनों की दोनों कम्युनिटी से कुछ लोग जो है हमारे गवर्नमेंट में होंगे, ताकि इक्वलिटी बनी रहे, ठीक है। ऐसा लगे ना कि सिर्फ और सिर्फ डच लोगों को यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी जा रही है, ना कि फ्रेंच लोगों को, ठीक है। डच लैंग्वेज को, डच पीपल्स को जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी जा रही है, फ्रेंच पीपल्स को छोड़ करके, ये ऐसा ना लगे, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड पॉइंट है, ठीक है। हमने फर्स्ट पॉइंट कर लिया, हम सेकंड पॉइंट में थे। सेकंड पॉइंट कहते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, मेनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। एक सवाल है तुमसे, तुम लोग से मेरा एक सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको तुमने शायद तुम लोग 2x पे देख रहे होगे, तो फिर 1.5x पे देख रहे होगे, बिल्कुल उस पर देखना तुम लोगों को, ताकि तुम्हारा ये लेक्चर जो अगर 2 घंटे का हो तो 1 घंटे में खत्म हो जाए, ठीक है। देखो सबसे पहले देखो, मैं तुम लोग को बताता हूँ, मेरे को एक सवाल का जवाब दो, कौन से 2 रीजन्स थे? मेरे को एक सवाल का जवाब दो, जल्दी, कौन से 2 रीजन्स थे, ठीक है, 2 रीजन्स थे। अभी के अभी जाओ और कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन से ऐसे 2 रीजन्स थे इस कंट्री के अंदर, है ना। कौन सी कंट्री के अंदर? बेल्जियम, ठीक है, सॉरी हैंड राइटिंग थोड़ी बहुत ज़्यादा खराब है मेरी, है ना। बेल्जियम के अंदर कौन से 2 रीजन्स थे, इसके बारे में मुझे बताओ, ठीक है। कौन से 2 रीजन्स थे, कृपया करके मुझे उसके बारे में बताया जल्दी। मैं रुका, जल्दी करके आओ, जल्दी पूछ के आओ, जल्दी कमेंट्स में डाल के आओ, देखना नहीं तुम लोगों को ऊपर जाके, ठीक है, देखने की बिल्कुल कोशिश मत करना, जल्दी 1 सेकंड रुको,
हाँ जल्दी जाके देख के आओ, ठीक है। डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल, ठीक है, शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तुम लोग के लिए मार्क कर दिया। अगर तुम लोगों को कुछ कीवर्ड चाहिए तो नोट्स में लिखने के लिए तुम लोग ये सारे अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हो गया हो गया हो गया हो गया होगा लिख के। एंड हम लोग बात कर रहे थे कि मैनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द टू रीजन्स ऑफ द कंट्री। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या कह रहा है, देखो दो रीजन्स थे हमारे, दो रीजन्स थे, कौन से, फ्लेमिश एंड वेलोनिया। फ्लेमिश एंड वेलोनिया दो रीजन्स थे बेल्जियम के अंदर। तो अब बेल्जियम गवर्नमेंट ने क्या फैसला लिया, जो कि फैबुलस फैसला था। उन्होंने क्या किया, वेलोनिया है ना, वेलोनिया में तो फ्रेंच बोलने वाले लोग ज़्यादा है, फ्लेमिश रीजन में तो डच लैंग्वेज बोलने वाले लोग ज़्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है फ्लेमिश में तो डच गवर्नमेंट ही होगी, है ना, ऐसी गवर्नमेंट में ही होगी जिसका जो लीडर है वो डच लैंग्वेज वाला पीपल है, डच कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, है ना। और वेलोनिया रीजन में फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले लोग ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली वेलोनिया रीजन में ऐसी गवर्नमेंट होगी जिसका लीडर जो है वो फ्रेंच कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ऑब्वियसली बात है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, यहाँ पे दो स्टेट गवर्नमेंट्स इन लोगों की, जो कि दो अलग अलग रीजन्स में थी, फ्लेमिश में और वेलोनिया में एक एक स्टेट गवर्नमेंट थी। तो इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट, जिनकी बाहुबली सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने जितना भी है ना, उन्होंने क्या करा, जितना भी पावर है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट एंड जो दो स्टेट गवर्नमेंट्स थी, फ्लेमिश रीजन की स्टेट गवर्नमेंट एंड वेलोनिया रीजन की स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स में इक्वली पावर को बांट दिया। इसका मतलब है इस रीजन की जो डच लैंग्वेज की कम्युनिटी थी, है ना, जो डच पीपल्स थे, जो डच की थी, है ना, फ्लेमिश रीजन की जो स्टेट गवर्नमेंट थी और वेलोनिया रीजन की स्टेट गवर्नमेंट थी, ऐसा ना हो जाए कि फ्लेमिश रीजन की जो गवर्नमेंट है उसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स चली जाए और वेलोनिया रीजन की जो गवर्नमेंट है ना, उसके पास बहुत कम पावर्स हो। इससे क्या होता, इससे ऑब्वियसली लोग भड़कते हैं, है ना, इससे स्टेट गवर्नमेंट जो होती वो जो है यहाँ पे इनकार करती, है ना, यहाँ पे प्रोटेस्ट करती है। जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं, कौन से लोग, फ्रेंच लोग जो है वो प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं, है ना, अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट। इससे जो है डच पीपल के साथ यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकते थे, है ना, और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती थी। ऑब्वियसली बात है ऐसा ही होता, ठीक है, ऑब्वियसली बात है ऐसा ही होता। तो इस रीज़न से यहाँ पे बहुत ही दिमाग लगाया गया, है ना, फैबुलस दिमाग लगाया गया। और दोनों जो स्टेट हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में उसने पावर्स दे दी स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है, सारी की सारी पावर्स जो है उसने अपने स्टेट गवर्नमेंट को दे दी, जो कि बहुत अच्छा डिसीजन था, ठीक है। अब तीसरे पॉइंट पे आता है कि सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रुसेल्स वेयर बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। देखो अब पहली चीज़ तो क्या करेगी कि यहाँ पे ना पहली चीज़ ये करेगी कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको इक्वली रखा गया, है ना, स्टेट गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितने भी दो मिनिस्टर्स हैं डच लैंग्वेज और फ्रेंच लैंग्वेज वाले, दोनों को इक्वल दर्जा दिया और दोनों को एक ही गवर्नमेंट ने दोनों को इक्वलिटी देकर रखा गया। नेक्स्ट क्या किया गया, पावर्स को दोनों रीजन्स के सेपरेट स्टेट गवर्नमेंट को दी गई, दोनों को इक्वल पावर दी गई। यहाँ पे भी इक्वलिटी, दोनों पॉइंट्स में इक्वलिटी नजर आ रही है। तीसरे पॉइंट में भी वही नजर आएगी ऑब्वियसली। तीसरे पॉइंट में सेपरेट जो हमारी ब्रुसेल्स की सेपरेट गवर्नमेंट बनी, जिस गवर्नमेंट में है ना सेपरेट गवर्नमेंट बनी, ठीक है, देखो सेपरेट गवर्नमेंट इन, अरे एक सेकंड, देखो सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रुसेल्स वेयर बोथ द कम्युनिटीज आर इक्वल रिप्रेजेंटेशन, मतलब दोनों कम्युनिटीज़ को इक्वली रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे ब्रुसेल्स जैसी उनकी कैपिटल सिटी में एक सेपरेट गवर्नमेंट का फॉर्म हुआ, ठीक है। देन कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द बिलोंगिंग्स टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव, एज ऑल्सो। देखो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई गई। कम्युनिटी गवर्नमेंट मतलब पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी के लिए, पर्टिकुलरली फॉर द कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई। क्या करती थी, जो कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की कम्युनिटी हुआ करती थी, किसकी, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की कम्युनिटी, डच, फ्रेंच, जर्मन स्पीकिंग के लिए, है ना, नो मैटर कहाँ रहते हैं वो, किस तरह रहते हैं, एक छोटी छोटी कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएगी, हाँ छोटी छोटी कम्युनिटी बनाएगी, किसकी डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पीपल्स की वन लैंग्वेज कम्युनिटी बनाई गई। ठीक है, बहुत अच्छे डिसीजन थे, बहुत अच्छे डिसीजन थे, ठीक है। उसके बाद द बेल्जियन मॉडल वर्कड वेल एंड हेल्प्ड इन अवॉइडिंग सिविक स्ट्राइफ बिटवीन टू मेजर कम्युनिटीज एंड डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिस। ठीक है, चीज़ समझ में आ गई। तो मैं तुम लोगों को एक बार रिकैप करवा देता हूँ। रिकैप कुछ इस तरीके से होगा, तुम्हारा रिकैप ये होगा कि यहाँ पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने दोनों ब्रुसेल्स को, है ना, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दोनों ब्रुसेल्स को
सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दोनों कम्युनिटीज़, जो डच कम्युनिटी थी एंड फ्रेंच कम्युनिटी थी, उन दोनों को सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल दर्जा दिया गया, इक्वल ही दर्जा दिया गया, इक्वल ही माना गया है, उनको अलग नहीं माना गया, वो लोग इक्वल ही लोग थे, है ना, वो लोग एक ही लोग थे, ऐसा माना गया। उसके बाद क्या करा गया, उसके बाद उन्होंने सेकंड पॉइंट में बताया गया कि उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को अलग से पावर दी। मतलब दो रीजन्स थे हमारी, है ना, फ्लेमिश एंड वेलोनिया। फ्लेमिश जहाँ पे रहते हैं डच लैंग्वेज के पीपल, वेलोनिया जहाँ पे जर्मन लैंग्वेज के पीपल, सॉरी फ्रेंच लैंग्वेज के पीपल रहते हैं। मैं तुम लोग को ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में बस जाए, ठीक है, बस जाए कि फ्लेमिश में रहते थे डच, वेलोनिया में रहते थे फ्रेंच, ठीक है। तो ऐसा हुआ कि दोनों के अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स थी, दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स को अलग अलग गवर्नमेंट अलॉट करी गई विद सेम पावर्स, है ना, दोनों में जो पावर्स थी वो इक्वली डिवाइड की गई थी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे हो गया। थर्ड पॉइंट हमारे ये था कि सेपरेट गवर्नमेंट हमारी ब्रसेल्स में बनी थी। ब्रसेल्स जैसे सिटी को, उसकी कैपिटल सिटी को, है ना, कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, वहाँ पे जो है इक्वली यहाँ पे एक सेपरेट गवर्नमेंट बनेगी जहाँ पे इक्वली एक प्रेजेंटेशन की तरह इक्वली पावर्स डिस्ट्रीब्यूट करेगी उस गवर्नमेंट को भी। चौथी गवर्नमेंट कौन सी बनी थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट। चौथी नहीं, तीसरी गवर्नमेंट बनी थी भाई कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट थी जो कि हर एक रीजन में, है ना, हर एक रीजन में अवेलेबल थी, है ना, जो कि एक कम्युनिटी में आते थे, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट हर एक लैंग्वेज के लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई जाती थी, ठीक है। अब ये जो मॉडल था, ये जो 4 अमेंडमेंट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में लगे थे, चुम्मेश्वरी काम कर रहे, है ना, चुम्मेश्वरी काम कर रहे। और यहाँ पे जो है सक्सेस क्या मिली कि तीनों कम्युनिटी के लोग थे, वो लोग अच्छे से हंसी खुशी से भाईचारा से रहने स्टार्ट कर दिए, है ना। और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अरे बाबा ऐसे क्या, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हुए, है ना, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए ही नहीं, ठीक है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए ही नहीं। और सब लोग बहुत हंसी खुशी से हैप्पी रहा करते थे। कैसे रहते थे, हैप्पी, ठीक है, हैप्पी रहा करते थे, है ना, बिल्कुल कोई भी यहाँ पे कमी नहीं हुई, ठीक है। और ये मॉडल काफ़ी अच्छे से वर्क किया। तो हमने बात कर ली बेल्जियम वाली गवर्नमेंट थी बहुत दिमाग की, लेकिन श्रीलंका वाली जो गवर्नमेंट थी वो उसमें बिल्कुल दिमाग नहीं था, है ना, बिल्कुल दिमाग नहीं था। इसका उल्टा हुआ है श्रीलंका में। मतलब अगर यहाँ पे भी वॉर्स हो सकते थे, है ना, यहाँ पे भी दो कम्युनिटीज़ के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स, है ना, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर हो सकते थे, बट गवर्नमेंट ने दिमाग लगा था यहाँ पे उसको क्या कर दिया, उनको रोक दिया। बट वेयर एज इन श्रीलंका उन्होंने मेजोरिटी का इस्तेमाल किया, वहाँ की गवर्नमेंट तो पागल ही है, एकदम पागल है। और उन्होंने क्या करा, वहाँ पे हो गई वॉर, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए, है ना, वॉर स्टार्ट हो गई वहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में उसको पढ़ते हैं एंड देन हम लोग जो है इस पार्ट को एंड कर देंगे। ये हमारा मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका, इसके कुछ अच्छे खासे पार्ट्स हैं हमारे, है ना। मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका, रिएक्शन ऑफ श्रीलंकन तमिल्स, है ना, ये भी हमने पढ़ा यहाँ पे, पढ़ेंगे, ठीक है, आते हैं, हाँ। मेजोरिटिज्म श्रीलंका खत्म कर देंगे, नेक्स्ट पार्ट में करते हैं इसको, क्या नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसको, नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। जिससे देखो हम लोग इसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या चीज़ें कवर करी, एथनिक कंपोजिशन बेल्जियम श्रीलंका दोनों का, एंड देन हमने अकोमोडेशन पढ़ी। अकोमोडेशन किसकी पढ़ी, हमने अकोमोडेशन पढ़ी बेल्जियम की। तो बेल्जियम में किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स होने वाले थे, बट उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रोका गया किसने, एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिए, कुछ चीज़ें करी, है ना। 4 अमेंडमेंट्स लेके आए, कब लेके आए, 1990 से, है ना, 1973 से 1990 तक, हाँ जी, कभी लेके आई, है ना, 1970 से 1993 तक, है ना, 1970 से 1993 तक उन्होंने 4 अमेंडमेंट्स लेके आए। और इस अमेंडमेंट से बेल्जियम में होने वाली जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट्स है उनको रोका गया, ठीक है। इतना ही था हमारे इस पार्ट के लिए। नेक्स्ट पार्ट तुम्हारा इसे मर्ज हो जाएगा, तो चलिए, है ना, यहाँ पे एंड करते हैं। गाइस एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। मतलब ये आप लोगों को ये चैप्टर पूरा वन शॉट के तरीके से मिलेगा, बट हमने इसको एक अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके इस वीडियो को शूट किया हुआ है। तो ये इसका सेकंड पार्ट है। तो हमने जो फर्स्ट पार्ट था वो पता ही होगा हमने क्या क्या चीज़ें कवर अप करी हुई हैं। अब हम लोग सेकंड पार्ट, जो बेसिकली हमारी तरफ से सेकंड पार्ट है, उसमें हम लोग कवर करने जा रहे हैं मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। हमने एकोमोडेशन पढ़ लिया कि बेल्जियम का एकोमोडेशन, बेल्जियम के स्पेसिफिकली हम लोगों ने एथनिक कंपोजिशंस एंड बेल्जियम के श्रीलंका के एथनिक कंपोजिशन समझ लिए, एंड एकोमोडेशन में बेल्जियम चल गया। अब ये वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा बड़ा होने वाला है, बिकॉज इस पार्ट में हम लोग बहुत आराम से चीज़ों को कवर करेंगे एंड बहुत सारी चीज़ों को हम लोग कवर करने वाले हैं इस पार्ट के अंदर, और बहुत सारी चीज़ें समझेंगे नहीं। तो इस पार्ट में बेसिकली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विथ मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। कि अब हमने पहले पढ़ लिया कि बेल्जियम में किस तरीके से क्या हुआ था। बेल्जियम में उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ लॉज लेकर आई थी, है ना, कुछ अमेंडमेंट्स लेकर आई थी। बट अब यहाँ पे श्रीलंका ने क्या चीज़ करी वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। श्रीलंका की बात करते हैं मेजोरिटिज्म। द बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी should be able to rule a country is
whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the minority. रुक जाओ, ठीक है. अब यहाँ पे क्या करा गया, देखो सिंपल सा मुद्दा है. यहाँ पे क्या करा गया कि बेल्जियम में क्या हुआ था, बेल्जियम में कुछ रूल्स एंड लॉज एंड कुछ अमेंडमेंट्स निकाले गए थे, है ना, कुछ चेंजेस करे गए थे लॉज में, जिस तरीके से ताकि वहाँ पे जो भी डच स्पीकिंग वाले लोग थे एंड जो फ्रेंच स्पीकिंग वाले लोग थे एंड जर्मन पीपल्स भी थे, वो सब लोग एक साथ रह करके इक्वालिटी के साथ प्रॉपर तरीके से वहाँ पे रह सके एंड कोई भी कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर ना हो सके. बट यहाँ पे श्रीलंका ने क्या करा, श्रीलंका ने मेजोरिटिज्म का इस्तेमाल करा. मेजोरिटिज्म मतलब मेजोरिटी विंस वाला. क्या मेजोरिटी वाला, मेजोरिटी विंस जो कहते हैं ना लोग, मेजोरिटी विंस. ये मेजोरिटी विंस वाला तरीका जो है किसने यूज़ करा, हमारे श्रीलंका ने ये वाले तरीके को यूज़ करा. ठीक है, 1 सेकंड रुक जाओ. मेजोरिटी विंस वाले तरीके का यूज़ करा. इसमें क्या होता है बेसिकली, उन्होंने जो वहाँ पे सबसे ज़्यादा बोलने वाले लोग थे, सबसे जो मेजोरिटी में जो लोग थे, जिनका नाम क्या था, सिन्हाला स्पीकर थे, है ना. सिन्हाला स्पीकर जो हमने समझ लिया कि सिन्हाला स्पीकर जो है सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में थे. 74% सिन्हाला स्पीकर थे. 74%, लिटरली 74% में थे सिन्हाला स्पीकर्स. मतलब सिन्हालास कहते हैं मेजोरिटी में थे. और अगर सिन्हालास मेजोरिटी में है तो उसका वहाँ पे क्या है, ज़्यादा रूल चल रहा था. और वो लोग कोशिश कर रहे थे कि तमिल पीपल्स जो हैं, तमिल पीपल्स, उनको बाहर किया जाए, है ना, या फिर उन तमिल पीपल को कन्वर्ट करके सिन्हालास में कन्वर्ट किया जाए. तो ये तरीका था किसका, श्रीलंका का. तो अब इस रीज़न से क्या चीज़ वहाँ पे हुई, क्या कॉन्फ्लिक्ट हुए, क्या क्या हुआ वहाँ पे, वो सारी चीज़ें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं. ठीक है. व्हेन श्रीलंका एमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है 1948 वाला. ठीक है, 1948 वाला, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं कि 1948 कभी श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ था, कभी श्रीलंका आज़ाद हुआ था 1948 में. ठीक है, इस बात को ध्यान रख लो. ये 1948 में आज़ाद हुआ था, हमारा नहीं, बट श्रीलंका आज़ाद हुआ था 1948 के अंदर. ठीक है. उसका तरीका हुआ, द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटीज़ डोमिनेटेड द गवर्नमेंट बाय वर्चुएट ऑफ देयर मेजोरिटी. जो मैं तुम लोग को बात कही, हाँ, वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है. कुछ थोड़े से तुमको कम्प्लेक्स लैंग्वेज में दी हुई है, बट इतनी बात समझ जाओ तुम कि सिन्हाला कहते हैं मेजोरिटी में थे. तो इस रीज़न से सिन्हाला ने क्या करा, अपना ताकत दिखाना स्टार्ट करा कि हम मेजोरिटी में, हम ज़्यादा है तो हम रूल करेंगे. और पूरी की पूरी श्रीलंका में सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला पीपल्स रहेंगे, तमिल वाले नहीं रह सकते. एज ए रिजल्ट, डेमोक्रेटिक इलेक्टिंग गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटियन मेजर्स टू एस्टेब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी. जो मैं तुम लोग को बात कही उसी चीज़ को, बस कुछ नई बात नहीं कही है ना, कुछ नई बात नहीं कही है. उसमें क्या हुआ, डेमोक्रेटिकली, है ना, श्रीलंका ने क्या करी, एक मेजोरिटियन गवर्नमेंट इलेक्ट करी, है ना, ताकि सिन्हाला की सुप्रीमेसी मेंटेन रह सके श्रीलंका के अंदर. तो बेसिकली वही बात को घुमा के बताया जा रहा है. तो मुद्दा वही है. ठीक है. उसके बाद 1956, देखो अब हमने कहा बात करी थी 1948 की. 1948 में क्या हुआ था, श्रीलंका आज़ाद हुआ था 1948 में. अब हम लोग बात कर रहे हैं 1956 की. अब 1956 में हम लोग आ चुके हैं. 1956 में क्या हुआ था वो बात करते हैं. An act was passed to recognize Sinhala as an official language, thus disgrading Tamils. अब यहाँ पे जो तुम लोग 4 पॉइंट्स पढ़ना ना, इन चारों पॉइंट्स में जो तारीफ करी गई या फिर जो साइड ली गई है वो सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला लोगों की ली गई है. मतलब सिन्हाला लोगों की ली गई है. इसका मतलब है कि बेल्जियम में क्या हुआ था, डच वालों के लिए, फ्रेंच वालों के लिए और जर्मन वालों के लिए इक्वल रूल्स बनाए गए थे, है ना. उन तीनों कम्युनिटीज़ को इक्वली रखने जाने की मेजर्स ली गई थी ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो सके और कोई प्रॉब्लम्स ना आ सके. बट यहाँ पे पूरा ही उल्टा कर दिया, है ना. यहाँ पे श्रीलंका ने क्या करा, श्रीलंका ने सिन्हाला को एज उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया, है ना, और तमिल को डिसग्रेड कर दिया ताकि तमिल बोलने वाले लोग रह ही ना सके, है ना. और उन्हें पूरी तरीके से दबाने की कोशिश करी गई, एक तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं, है ना. तो ये डेमोक्रेटिक तो कभी हुआ नहीं, है ना, डिक्टेटरशिप होती है ना, साफ डिक्टेटरशिप हुई है. कभी हुई है 1956 में, याद रखना. 1956 में 4 चीज़ें हुई हैं. तो वो 4 चीज़ें क्या हुई हैं वो पूछेंगे तुम लोग को एग्जाम में. ठीक है. तो क्या हुआ था सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले तो एक एक्ट लॉ जो है पास किया गया था. क्या पास किया था, एक्ट पास किया गया था जिसमें सिन्हालास को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया था ताकि तमिल को डिस्क्रेड किया जा सके. ठीक है. सेकंड क्या हुआ था, सिन्हालीज वर गिवन प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट जॉब्स, यूनिवर्सिटीज एंड पोजीशंस. इसका मतलब सिंपल है कि अगर कहीं भी जॉब के लिए, है ना, जॉब के लिए एक तमिल और एक सिन्हाला अप्लाई करते थे तो भले ही तमिल के पास ज़्यादा स्किल्स थी, है ना. तमिल वाला जो इंसान था
तमिल बोलने वाला इंसान था, उसके ज़्यादा स्किल्स थी, बट फिर भी सिन्हाला को टॉप प्रायोरिटी दी जाती थी, है ना। मतलब पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप, पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप, हाँ पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप, मतलब पसंदीदा हो गए थे सिन्हालास, है ना। सिन्हालास की गवर्नमेंट हर जगह सिन्हालास है, यूनिवर्सिटी सिन्हालास की हैं, स्कूल सिन्हालास के हैं, हॉस्पिटल सिन्हालास के हैं, है ना, और गवर्नमेंट सिन्हालास की है, हर एक चीज़ सिन्हाला पीपल्स की हो चुकी थी, है ना। मतलब पूरी तरीके से तमिल्स को गिराने की कोशिश की गई थी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हुई थी। तो सेकेंड पॉइंट ये था कि यूनिवर्सिटीज़ एंड जितने भी हमारे सिन्हालास को क्या गया था, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया गया था। कहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर एंड यूनिवर्सिटीज़ पोजीशंस के अंदर, ठीक है। इतने पॉइंट्स याद रख लो, समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन थर्ड क्या था, थर्ड ये था कि नया कॉन्स्टिट्यूशन, नया सीधा, ठीक है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, एक सेकेंड, नया कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया गया था, ठीक है। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिमुलेटेड दैट द स्टेट शाल प्रोटेक्ट एंड फास्टर बुद्धिज्म। इसका मतलब सिन्हालास जो थे, सिन्हाला स्पीकिंग पीपल्स थे, उन्होंने बुद्धिज्म को बढ़ाने की कोशिश की थी। मतलब उन्होंने कोशिश किया था कि यहाँ पे ऐसे यहाँ पे बुद्धिज्म को बढ़ावा दिया जा सके, है ना, बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट किया जा सके, है ना, और बुद्धिज्म रिलीजन को, है ना, बुद्धिज्म रिलीजन को बढ़ाया जा सके। क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो ये यहाँ पे तीसरा एक्ट था। पहला एक्ट क्या था, सबसे पहले याद करो, पहला एक्ट था कि सिन्हाली को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दो। सेकेंड चीज़, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए यूनिवर्सिटीज़ में हर एक जगह पे सिन्हाला को टॉप प्रायोरिटी दी जाती थी। तीसरी चीज़ क्या थी, तीसरी चीज़ ये है कि बुद्धिज़्म को ग्रो करने की कोशिश की गई, हर जगह में बुद्धिज़्म को, है ना, एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसके अंदर बुद्धिज़्म को प्रोटेक्ट करके उन्हें इंक्रीज़ करने की, या बुद्धिज़्म को फैलाने की कोशिश करी गई श्रीलंका के अंदर, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हमने अभी पढ़ ली, ठीक है, तीन चीज़ें हमने अभी पढ़ ली। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, चौथा क्या है, देखो, ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर्स coming one after the other gradually increase the feelings of alienation among the Sri Lankan Tamils। सिंपल सी बात है, देखो, 3 लॉज निकाले गए, है ना, 3 नई चीज़ें की गई है ना, 1956 में 3 नई चीज़ें की गई है ना, किसके द्वारा, सिन्हालास के द्वारा, ठीक है। 3 नई चीज़ें करी गई है सिन्हालास के द्वारा। तो ऑब्वियस सी बात है ना, ऑब्वियस सी बात है, अगर सिन्हालास को टॉप प्रायोरिटी दी गई, है ना, उन्हें सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, हर जगह उन्हें ही सम्मान दी गई, उन्हें ही रिस्पेक्ट दी गई, उन्हें ही डिग्निटी दी गई, है ना, उनकी ही गवर्नमेंट बनती गई, हर एक जगह, हर एक मेंबर, हर एक पार्लियामेंट में, हर एक लॉ बनाने के लिए हर एक जगह पे सिन्हालास रह गए, हर एक कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, जॉब्स के लिए हर एक जगह पे सिन्हालास रखे गए। तो ऑब्वियस सी बात है, तमिल के लोग जो है ना, जितने भी तमिल्स है, श्रीलंकन तमिल्स है, उन लोगों को एक तरीके से, है ना, एक ऐसा फील होने लगा कि उन्हें रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, उन्हें वो डिग्निटी नहीं मिल रही है, उन्हें वो फ्रीडम नहीं मिल रही है, उन्हें वो इंडिपेंडेंस नहीं मिल रही है। जबकि श्रीलंका जो है 1948 में ही इंडिपेंडेंट हो गया था, बट फिर भी हमें वो इंडिपेंडेंस नहीं मिल रही है। इस तरीके की फीलिंग जो है श्रीलंकन के अंदर आने स्टार्ट हो चुकी थी, जो कि ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जो कि नॉर्मल ही है यार, है ना, नॉर्मल ये, क्या उस हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, अच्छा, बच्चों आगे बढ़ते हैं, 3 चीज़ें हमने पढ़ ली। अब बात करते हैं श्रीलंकन तमिल्स के बारे में, है ना, श्रीलंकन तमिल्स के बारे में। अब हमने देखा यहाँ पे कि सिन्हालास जो आए, है ना, उन्होंने नए लॉज बनाए, उन्होंने नई चीज़ें करी। तो अब इससे श्रीलंकन तमिल जो थे, हमारे श्रीलंकन तमिल थे, उनका क्या रिएक्शन था, ना, उन्होंने क्या चीज़ यहाँ पे करी, है ना। अब ऑब्वियस सी बात थी, अगर सिन्हालास को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है तो श्रीलंकन तमिल्स तो भड़केंगे, है ना, वो तो गुस्सा करेंगे, वो तो अगेंस्ट द लॉ जाएंगे, वो तो प्रोटेस्ट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, करेंगे, है ना, बिकॉज एक डेमोक्रेटिक कंट्री थी, बट उसको चला डिक्टेटरशिप की तरह देते, है ना, बट थी तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री, तो प्रोटेस्ट तो होने वाला था, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं क्या हुआ था, है ना, रिएक्शन ऑफ श्रीलंका तमिल्स का क्या रिएक्शन है, दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लीड बाय बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स केयर अबाउट देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। ऑब्वियस सी बात है, जिस तरीके की लॉज बने, जिस तरह के नए रूल्स लेके आए गए थे, है ना, श्रीलंका के अंदर, उस तरीके से तो ऑब्वियसली, है ना, श्रीलंकन तमिल्स को यही फील होने लग गया था कि श्रीलंकन तमिल जो लैंग्वेज थी, तमिल लैंग्वेज थी, उसकी लैंग्वेज और उस कल्चर को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करी गई थी, या फिर उस लैंग्वेज की बिल्कुल भी किसी को परवाह नहीं थी, है ना। सीधा कहा जाए
तो श्रीलंकन तमिल्स को गिराने की कोशिश की जा रही थी, तमिल लैंग्वेज को श्रीलंका से हमेशा के लिए हटाने की कोशिश की जा रही थी क्योंकि वो लोग माइनॉरिटी में थे। ठीक है ठीक है ठीक है, वही आ गए यहाँ पे, है ना, एक आ गए ना कि है ना बुद्धिस्ट सिन्हालास के जो थे ना लीडर्स केयर अबाउट द लैंग्वेज एंड कल्चर। ठीक है, वही यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, अरे यार ये हाईलाइट क्यों यार अच्छे से। Okay, okay. They felt that the constitution government policies denied them equal political rights and discriminated against them in getting jobs. Obviously बात है, देखो obviously बात है ना। अगर सिन्हालास को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है और श्रीलंकन तमिल्स को पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है बिकॉज वो लोग माइनॉरिटी में, तो ऑब्वियसली श्रीलंकन तमिल से ही चाहेंगे ना कि हम उन्हें थोड़ी सी रिस्पेक्ट मिल सके, है ना, थोड़ी सी डिग्निटी मिल सके, थोड़े से राइट्स मिल सके, इक्वल राइट्स मिल सके, है ना, जिस तरीके से बेल्जियम में हुआ था, है ना। बिकॉज बेल्जियम की गवर्नमेंट जो थी वो बहुत चालाक थी, है ना, बहुत चालाक थी, है ना। वो जानते थे कि कॉन्फ्लिक्ट्स बिल्कुल होने नहीं चाहिए यहाँ पे, है ना, इक्वली सभी लैंग्वेज वाले लोगों को, है ना, अच्छे से रखना है, हर एक रीजन के लोगों को अच्छे से एक तरीके से एक साथ रखना है, भाईचारे के साथ रखना है। बट वहाँ पे ही श्रीलंका की बात करी जाए तो श्रीलंका ने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था, बिल्कुल भी कुछ नहीं सोचा था ऐसा, है ना। वो तो पूरी तरीके से मेजोरिटी का साथ दी जा रही थी, है ना, वो तो पूरी तरीके से मेजोरिटी का साथ दे रहे थे, है ना, कह सकते हैं एक तरीके से वो लोग सिन्हालास पीपल्स के साथ ही थे, है ना, मिले हुए थे उनकी गवर्नमेंट भी, बिकॉज पूरी की पूरी गवर्नमेंट में हर एक सिन्हाला ही था, है ना। श्रीलंका में हर पूरी गवर्नमेंट के अंदर हर एक सिन्हाला ही था, उस सिन्हाला का ही सबसे ज़्यादा साथ दिया जाता था। बट वहीं पे श्रीलंकन तमिल्स का कहना था कि सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, है ना, इक्वल ट्रीटमेंट करनी चाहिए, है ना। जितने भी जॉब्स मिल रहे हैं, जहाँ पे भी यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, सभी लोगों को जो है इक्वल राइट्स एंड इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, भले वो किसी भी रिलीजन से हो या किसी भी लैंग्वेज का उपयोग करता हो। ठीक है, तो ये था हमारे श्रीलंका तमिल्स के बारे में, जो कि एकदम सही थी, है ना। अब कुछ मुद्दे एंड कुछ चीज़ें श्रीलंका तमिल्स ने रखी अपनी श्रीलंका की गवर्नमेंट के सामने, बट ऑब्वियसली बात है ये एक्सेप्ट तो होने वाली थी नहीं। क्यों नहीं होने वाली थी? बिकॉज जो गवर्नमेंट थी पूरी की पूरी गवर्नमेंट में सारे के सारे सिन्हालास भरे हुए थे, वेयर एज बेल्जियम में तुम देखोगे कि बेल्जियम की गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए थे कि उनकी गवर्नमेंट में, है ना, इक्वली डच स्पीकिंग पीपल्स एंड इक्वली फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स दोनों रहेंगे, दोनों के मेंबर्स रहेंगे, दोनों के लोग रहेंगे, है ना, दोनों मेंबर्स रहेंगे। बट यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी उसमें सारे के सारे सिन्हाला के लोग थे। ठीक है, तो यहाँ पे तो होने वाले तो था नहीं, बट फिर भी यहाँ पे कुछ तीन इंपॉर्टेंट मेजर्स और भी रखे थे मेजर्स, पर वो हम लोग को चैप्टर में दिया नहीं है। उसे 3 इंपॉर्टेंट मेजर्स दिए हुए हैं जो कि यहाँ पे श्रीलंका तमिल्स ने गवर्नमेंट के सामने रखे थे कि सबसे पहले चीज़ तो रिकॉग्नाइजिंग तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, है ना। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो, है ना, श्रीलंका ने कुछ चीज़ें रखी थी, है ना, गवर्नमेंट के सामने कि उन्हें कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे कि क्या चाहिए उन्हें, सबसे पहले चाहिए रिस्पेक्ट, इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो कंट्री के अंदर, है ना। और श्रीलंका तमिल्स को, है, तमिल को भी एक अच्छी सी, है ना, इक्वल राइट मिलना चाहिए, तमिल्स को भी, है ना, जॉब्स मिलने चाहिए, है ना, इक्वली ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें रखी गई थी, बट वो जो है एक्सेप्ट नहीं हुई। ऑब्वियसली मैंने कहा लोगों को एक्सेप्ट तो होने वाली थी नहीं, तो एक्सेप्ट ना होने की वजह से यहाँ पे श्रीलंकन तमिल्स ने अपनी खुद की एक पार्टी लॉन्च करी, है ना, पार्टीज लॉन्च करी, है ना, और स्ट्रगल्स कर रहे थे किसके लिए, किसके लिए स्ट्रगल कर रहे थे? रिकॉग्नाइजिंग तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, है ना, रिलीजन ऑटोनॉमी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, है ना। श्रीलंकन तमिल्स को क्या क्या चीज़ें नहीं मिल रही थी, क्या नहीं मिल रहा था? तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, है ना, रिलीजन ऑटोनॉमी एंड इक्वल ट्रीटमेंट उन लोगों को नहीं मिल रही थी। ठीक है। अब बात करते हैं आगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट PDF है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट PDF है, बिकॉज यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें तुम लोग को याद करने वाली होगी, तो इसको मार्क कर लो, बिकॉज यहाँ पे तुम्हें बहुत सारी चीज़ें याद करनी है ना। और आगे जो है यहाँ पे कुछ कैसे हालात बदले, है ना, श्रीलंका के कैसे हालात वर्स्ट हुए, ठीक है, वर्स्ट हालात हुए श्रीलंका के अंदर, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो एज अ रिजल्ट बिटवीन द सिन्हालास एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेन्ड ओवर टाइम्स। इसका मतलब देखो अभी ऑब्वियस सी बात है ना, ऑब्वियस सी बात है, अगर सिन्हालास को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, ज़्यादा मेजोरिटी मिल रही है,
तो श्रीलंकन्स प्रोटेस्ट करेंगे, श्रीलंकन्स मर जाएंगे, श्रीलंकन्स अगेंस्ट जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, झगड़े होंगे किसी बीच में, सिन्हालास एंड श्रीलंकन तमिल्स के बीच में, है ना, तमिल्स के बीच में एंड सिन्हालास के बीच में, दोनों के बीच में झगड़े होंगे। तो ऑब्वियसली वही हो रहे थे, है ना, टाइम टू टाइम जो इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में जो रिलेशंस थे वो और भी ज़्यादा ख़राब होते जा रहे थे। रीज़न क्या था? श्रीलंका की गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी कोई मेजर्स लिए नहीं थे। वो चाहती थी कि यहाँ पे वॉर्स हो, कॉन्फ्लिक्ट्स हो एंड जो तमिल्स हैं वो सारे चले जाए यहाँ से, ठीक है, वही चाहती थी। बट दे डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वॉज रिपीटेडली डिनाइड। ठीक है, जितने भी तमिल्स ने जो भी रिक्वेस्ट करी गई थी, है ना, जो भी रिक्वेस्ट करी गई थी कि हम लोग को इक्वल ट्रीटमेंट मिल जाए, है ना, मोर ऑटोनॉमी मिली जाए, प्रोविंसेस मिली जाए, है ना, हमारी पॉपुलेशन को रिस्पेक्ट मिली जाए, है ना, हमारी को भी एक तरीके से इक्वालिटी मिली जाए, है ना, इक्वली ट्रीट किया जाए, वो सारे के सारे डिनाई किए जा रहे थे। किसकी तरफ से? श्रीलंकन गवर्नमेंट की तरफ से सारी चीज़ें डिनाई करी जा रही थी, है ना। श्रीलंकन गवर्नमेंट जो है इन्हें इग्नोर करी जा रही थी, ठीक है। बट बाय द 1980 several political organizations formed demanding an independence Tamil Ilam state in northern and eastern parts of Sri Lanka। ये वाला जो लाइन है, ये 3 लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट भैया, मार्क कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1980 में, है ना, several political organizations formed demanding an independent Tamil Ilams in northern and eastern part of the Sri Lanka। northern and eastern कहाँ पे? नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका। ठीक है, मतलब 1980 में, ठीक है, 1980 में। अभी जो हमने बात करी, क्या बात करी? सबसे पहले जिसको डेट से याद रखो, डेट्स क्या थी? 1948, है ना। 1948 में क्या हुआ था? इंडिपेंडेंस मिली थी, है ना। 1956 में इस तरह से कांड होने स्टार्ट हो गया, मतलब तब से पहले से हो रहे थे, बट 1956 में इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलने लग गया, है ना, बहुत फैलने लग गया। और फाइनली इतने सालों बाद 1980 में श्रीलंकन तमिल्स ने 1980 में श्रीलंका तमिल्स ने मेजर्स उठाए, है ना। उन्होंने एक गवर्नमेंट फॉर्म करी, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक गवर्नमेंट फॉर्म करी, है ना, एक कम्युनिटी फॉर्म करी जिसको कहते थे इंडिपेंडेंट तमिल इलम विच इज स्टेट। हाँ, इलम मतलब स्टेट होता है, ठीक है, इलम का मतलब स्टेट होता है, ये यहाँ पे लिखा गया कि इलम का मतलब जो होता है वो स्टेट होता है, ठीक है। तो 1980 में सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या बनाई? इंडिपेंडेंट तमिल इलम। इस बात को याद रखो, इस पॉइंट को याद रखो, क्या है? इंडिपेंडेंट तमिल इलम। इलम का मतलब होता है स्टेट, तो यहाँ पे स्टेट में उन्होंने अपनी स्टेट की ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसकी इंडिपेंडेंट तमिल इलम, है ना, इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका। तो ये बात याद रखना, ये भी बात याद रखना कि नॉर्दर्न एंड सदर्न पार्ट्स में जो है इसको बनाया गया, ये जो श्रीलंका के अंदर ही, ठीक है, श्रीलंका के अंदर ही नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स में फॉर्म करी गई ये ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द distrust between the two communities turned into widespread conflict and ended with civil war। obviously जो लोगों को कहा कि अब यहाँ पे अगर इतनी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, इतने झगड़े होंगे, प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेंगी, है ना, झगड़े होते रहेंगे, वैसे अंडरस्टैंडिंग्स होती रहेंगी, है ना, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता रहेगा, तो तमिल्स भड़केंगे, है ना, और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते रहेंगे, और उससे क्या होगा? ऑब्वियसली कुछ होने नहीं वाला है, आखिर में आकर के एक छोटी सी वॉर हो जाएगी, है ना। बट एक छोटी वॉर हमें लग रही थी, बट ये बिल्कुल भी कोई छोटी वॉर नहीं थी, एक बहुत बड़ी सिविल वॉर थी। किसके बीच में? सिन्हालास एंड तमिल्स के बीच में, है ना। किन के बीच में थी? सिन्हालास एंड श्रीलंका तमिल्स के बीच में। हम बहुत ही ज़्यादा आराम से जा रहे हैं ताकि हम लोग को पूरा चैप्टर एकदम अच्छे से समझ में आ सके। तो सिन्हालास एंड श्रीलंकन तमिल्स, है ना, श्रीलंकन तमिल्स, इन दोनों के बीच में ये कॉन्फ्लिक्चुअल वॉर हुई थी, है ना। और ये वॉर क्या हुई थी? सिविल वॉर स्टार्ट हो गई थी कभी? 1980 में, ठीक है, 1980 में, ठीक है, 1980 में नहीं हुई थी, आई गेस, है ना, 1980 में नहीं थी, 1990 में सारी चीज़ें हुई थी, है ना, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे। बट यहाँ पे जो है वॉर हो गई, क्या हो गई? सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। क्या हो गई? सिविल वॉर, बिकॉज हम सब जानते हैं, है ना, हम सब जानते हैं कि अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, छोटी मोटी तू में हो रही है, तो वो आखिर में जाके एक बहुत बड़ा वॉर की तरीके से सामने आ सकती है। तो वही हुआ, है ना। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? क्या होना है रिजल्ट? लाखों लोग मारे जाएंगे। और कौन मारे जाएंगे? मैक्सिमम जो है तमिल्स ही मारे जाएंगे, बिकॉज वही माइनॉरिटी में थे, ऑब्वियसली बात है। तो क्या रिजल्ट हुआ, है ना? रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि 1000 से ज़्यादा रेफ्यूजीज मारे गए, 1000 से ज़्यादा रेफ्यूजीज मारे गए, किल्ड थे, ठीक है, किल्ड थे, इंजर्ड नहीं, किल्ड थे
कितने हज़ार से ज़्यादा, है ना, 1000 या उससे भी ज़्यादा, है ना, एक्यूरेटली अमाउंट बोली नहीं ये, बट 1000 प्लस लोग मारे जा चुके थे, ठीक है। सीवियर लॉसेस टू सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिकल लेस लाइफ ऑफ द कंट्री, इट एंडेड अप इन 2009, 2009 में, मतलब 1980 में वॉर स्टार्ट हुई थी एंड 2009 में ख़त्म हुई थी। 1000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे, एक्यूरेटली हमारे पास कोई डेटा है नहीं अभी, तो 1000 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे मारे गए थे, है ना। और इससे क्या हुआ, ऑब्वियसली लॉस हुआ कंट्री को, है ना, कंट्री को लॉस हुआ ऑब्वियसली, बिकॉज अगर वॉर हो रही है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर किसी कंट्री में वॉर हो रही है, या एक कंट्री दूसरे कंट्री में वॉर कर रही है, या फिर अलग अलग, है ना, एक ही कंट्री के अंदर वॉर हो रही है, या फिर 2 स्टेट्स के बीच में वॉर हो रही है, 2 सिटीज़ के बीच में वॉर हो रही है, या फिर 2 लैंग्वेज के बीच में, 2 कल्चर्स के बीच में, 2 रिलीजन्स के बीच में वॉर हो रही है, तो इस वॉर से ऑब्वियसली क्या होना है, लॉस ही तो होना है ना, मारा मारी होनी है ना, जानी है, लाइफ लॉस होना है ना, ऑल्सो इकोनॉमिक लॉस होना है, सोशल लॉस होना है ना, जगह टूटनी है, बिल्डिंग्स टूटने वाली है ना, बहुत सारा एक तरीके से इकोनॉमिक लॉस हुआ था श्रीलंका को 2009 में। ये वाली वॉर जो है एंड अप हुई थी आखिर में 2009 में जाकर के, और बहुत लोग मारे गए एंड बहुत लॉस हुआ श्रीलंका के अंदर, ठीक है। 2009 मतलब जो है मैक्सिमम लोग, आप में से बहुत सारे लोग, आप में से क्या बहुत सारे, आप सभी जो है उस टाइम पे पैदा हुए होंगे, हाँ, तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग 2006 या 2005 के ही होंगे, 2007 के होंगे, है ना, मैक्सिमम 2008 के होंगे, 6 के हो सकते हैं, 2 साल बड़े हैं, 2007 या 2008 के होंगे, हाँ, यहाँ पे सब लोग 2008 के ही होंगे, हाँ, तो ऑब्वियसली तुम लोग तभी हो गए थे पैदा, ठीक है। सिविल वॉर, ओके, सिविल वॉर हुई थी, अब इसके बाद थोड़ा सा अच्छे समझते, सिविल वॉर हुई थी, अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री दैट बिकम्स सो इंटेंस दैट अपीयर्स लाइक एन वॉर, ठीक है। मतलब स्टार्ट में क्या होने लग गया कि सिन्हाला जो थे, सिन्हाला और तमिल के बीच में छोटी मोटी तू में होने लगी, मतलब छोटी मोटी तू में, है ना, कि कोई इसको मार रहा है, कोई उसको मार रहा है, ये उसको गाली दे रहा है, उसको गाली दे रहा है, इस नॉर्मल स्ट्रीट फाइट से होती है, उस तरीके से नॉर्मल फाइट्स होने लग गई। धीरे क्या होने लग गया कि सिन्हाला और तमिल, इन दोनों के बीच में, इन दोनों लोगों के बीच, दोनों कम्युनिटी के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने लग गए, है ना, दोनों के बीच में दिलों में बहुत खेद होने लग गई एक दूसरे के प्रति। और इससे क्या हुआ आखिर में जाकर कि ये जो हमारी छोटी मोटी तू में लग रही थी, ये बहुत बड़ी वॉर में जो है कन्वर्ट हो गई, है ना, और एक बहुत बड़ी वॉर का रिजल्ट हुआ, और इसमें बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत जाने गई, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, ठीक है। तो इतनी बात थी श्रीलंका के अंदर, है ना। बाकी हम लोग फिर से अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम पे फिर पढ़ने वाले नहीं, बिल्कुल नहीं, हमने पहले पढ़ा है ना। अभी हम लोग फिलहाल इसको कुछ इमेजेस की मदद से समझने वाला है, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी है ना, ये सब कुछ हमने पढ़ रखा है, तो तुम लोग एक बार इसको पढ़ लेना, अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम हमने पढ़ लिया है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है, है ना। ये मेन है, इसको एक बार पढ़ लेना, है ना। हमने पढ़ा है, पहले कवर किया है ना, पढ़ लेना तुमने एक बार। तुमको चाहिए तो तुम्हारे लिए ये PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जाके देख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बेल्जियम और श्रीलंका दोनों को नज़दीक से डिफरेंसिव समझने की कोशिश करते हैं। हमने बेल्जियम को समझ लिया कि किस तरीके से बेल्जियम में नए लॉज आए, एंड उससे क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट जो हो सकती थी उसे रोका गया, है ना, एक अच्छा डिसीजन लिया गया उनकी गवर्नमेंट की तरफ से, एंड वहाँ पे जो वॉर हो सकती थी, कॉन्फ्लिक्ट हो सकती थी, उसको रोका गया, एंड तीनों कम्युनिटी में, जर्मन, डच एंड फ्रेंच, इनके बीच में एक अच्छी सी सुझाव की गई, है ना, और तीनों को इक्वलिटी की तरफ से इक्वली यहाँ पे जो है रखा गया, ठीक है। वेर एज श्रीलंका में ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिन्हालास को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी गई, सिन्हालास को की गवर्नमेंट बनी, सभी जगह सिन्हालास थे, एंड तमिल्स की कोई भी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करा गया। एट द एंड क्या हुआ 1980 में आकर के श्रीलंका ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था इंडिपेंडेंट श्रीलंकन इलम, है ना, जिसका नाम था इंडिपेंडेंट इलम, जो कि स्टेट इलम थी, है ना, स्टेट में, जो कि नॉर्दर्न एंड सदर्न पार्ट्स में बनाई गई थी, किसकी तरफ से, उनकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बनाई गई थी। उससे क्या हुआ, बहुत सारे जो है यहाँ पे बहुत सारे तमिल्स आगे आए, है ना, काफ़ी ज़्यादा इंटेंस जो है कॉन्फ्लिक्ट होने लग गए तमिल्स के बीच में एंड सिन्हालास के बीच में। एंड अप किससे हुआ, वॉर से हुआ, 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए, सिविल वॉर हुई, 2009 में जाके ये वॉर ख़त्म हुई। इससे कंट्री को इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा लॉस हुआ कंट्री को, है ना, ठीक है। तुमने ये सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ ली है, इतनी चीज़ें पढ़ ली है, रिवाइजन अपना होगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं बेल्जियम एंड श्रीलंका के बारे में कि लीडर्स एंड रिकॉग्नाइज। तो हमने क्या पढ़ा, जो हमने पढ़ा अभी, जो मैंने तुम लोग बताया वही चीज़ें इसमें बताई गई है, तो तुम लोग इसको पढ़ लेना, है ना। जो मैंने बताया अभी बोला तुम लोगों को, यही चीज़ें बेसिकली इसके अंदर लिखी गई। अब हम पढ़ने वाले कि वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। अब देखो, हमने ना यहाँ पे एक केस स्टडी पढ़ी, ठीक है। अब हम लोग वहाँ से आगे आ चुके हैं, है ना, उस पॉइंट से हम लोग आगे आ चुके हैं, तो उस पॉइंट से ना अभी तुम लोग आगे आ जाओ। अब वो पॉइंट अभी तुम्हारा खत्म हो चुका है, ठीक है, वो पॉइंट अभी हमारा खत्म हो चुका है।
किसका अकोमोडेशन ऑफ एंड बेल्जियम का एंड मेजोरिटीज़म इन श्रीलंका का, श्रीलंका के जो केस स्टडीज़ थी एंड बेल्जियम की जो केस स्टडीज़ थी, हम लोग उससे काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुके हैं। ओके, हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। तो अभी हम लोग जो बेसिकली पढ़ने वाले हैं वो अभी हम लोग ने केस स्टडी पढ़ रखी है। केस स्टडी, अभी केस स्टडी से हमने एक तरीके से समझ लिया कि पावर शेयरिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, पावर शेयरिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है हमने ये समझ लिया है ना। हमने 2 एग्जांपल्स ली, बहुत बड़ी कंट्रीज़ की एग्जांपल्स ली, और उससे हमने समझा कि पावर शेयरिंग की मतलब क्या है और पावर शेयरिंग क्यों इतना ज़रूरी है। हमने ये समझ लिया। एमरेट हमने ये समझा कि बेल्जियम जैसी कंट्री में, है ना, बेल्जियम जैसी कंट्री में पावर शेयरिंग की वजह से कितने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स रुके, वेराज श्रीलंका जैसी कंट्री में पावर शेयरिंग को बिल्कुल ही इग्नोर करा गया। उससे क्या हुआ, उससे कॉन्फ्लिक्ट हुए एंड उससे सिविल वॉर हो गई आखिर में, और बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए। तो इससे हमें समझ में आता है कि क्यों, किस रीज़न से पावर शेयरिंग इतना ज़रूरी है। ठीक है, अब हम लोग इसी चीज़ को थोड़ा सा समझ में आ रहे हैं कि वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, है ना। प्रोडेंशियल्स, है ना, तो ये तुम्हारे NCERT में दिया हुआ है, तुम्हारे NCERT में दिया हुआ है बेसिकली पूरा का पूरा, है ना, कि बेस्ड ऑन द प्रोडेंशियल्स और अ केयरफुल calculations of gains and losses, prudential decisions are usually contractual decisions based purely on moral considerations. Prudential reasons for power sharing states that it will bring better outcomes. The moral reasons of power sharing states that it is valuable to share power. मतलब इससे काफ़ी अच्छा आउटकम्स आ सकते हैं। पावर शेयरिंग करेंगे तो उससे जो है प्रॉपरली पावर शेयर होगी, है ना, प्रॉपरली हर एक स्टेट में, सिटी में, हर एक रिलीजन में, हर एक लैंग्वेज में प्रॉपर तरीके से पावर शेयर होगी। इससे इक्वालिटी बनी रहेगी, इक्वली लोग रहा करेंगे, है ना, और कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल नहीं होंगे, बिल्कुल झगड़े नहीं होंगे। भाईचारा जो हमेशा ऑन टॉप रहेगा, भाईचारा ऑन टॉप। ठीक है, भाईचारा ऑन टॉप रहेगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे समझ लिया। ओके, है ना, देयर आर 2 रीजंस, है ना, देयर आर 2 रीजंस, 2 बिग रीजंस ऑन द फेवर्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो अभी हम लोग 2 रीजंस पढ़ने वाले हैं, है ना, इन द फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। क्यों पावर शेयरिंग हम लोगों को करनी है बेसिकली, तो 2 रीजन है, प्रूडेंशियल रीजन एंड एक है मोरल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन क्या कहते हैं, तो पावर शेयरिंग विल ब्रिंग बेटर आउटकम। ऑब्वियस सी बात है ना, पावर शेयर करने से एक बेटर आउटकम्स निकल सकते हैं, जिस तरीके से बेल्जियम में निकले थे, है ना, बट श्रीलंका में नहीं निकल पाए। तो बेल्जियम में किस तरह से बेटर आउटकम्स निकले, है ना, उसके लिए हमने क्या यूज़ करा, प्रूडेंशियल रीजन यूज़ करा। इस रीजन से हमारी जो पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी है ना, तो ये हमने प्रूडेंशियल रीजन में हमें समझते हैं। ठीक है, पावर शेयरिंग हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स। ऑब्वियसली ये हम लोग, ये ना, तुम लोग ना इसको ना जब भी तुम ये रीड करो ना, तो बेल्जियम एंड श्रीलंका ये दोनों को तुमने अच्छे समझ लिया। तो बेल्जियम एंड श्रीलंका दोनों स्टेट्स को मायने में रखो कि श्रीलंका में क्या हुआ, बेल्जियम में क्या हुआ। इन दोनों को याद रखो, बेल्जियम में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ। ये 2 चीज़ों को याद रखो, और उन दोनों को याद रखते हुए इन पॉइंट्स को पढ़ो, तुम खुद से समझ जाओगे। सबसे पहली चीज़ तो कि पावर शेयरिंग से क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हुए। बेल्जियम में हुए थे, नहीं हुए, बट क्यों नहीं हुए, बिकॉज पावर शेयरिंग को अपनाया गया। वह श्रीलंका में हुए, क्यों हुए, क्योंकि पावर शेयरिंग को नहीं अपनाया गया। ठीक है, देन पावर शेयरिंग इज गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। इससे क्या हुआ, देखो श्रीलंका में क्या हुआ था, वॉर्स हुए, है ना, वॉर से क्या हुई, वॉर के रीज़न से क्या हुआ, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, है ना, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, वॉर हुए, है ना। वॉर से क्या हुआ, पूरे का पूरे तरीके से पॉलिटिकल जो ऑर्डर था उन्होंने, सोशली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली पूरी तरीके से हिल गई उनकी गवर्नमेंट, लॉसेस में चले गए, है ना, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ उनकी कंट्री को। ठीक है, imposing the will of the majority community over the others may look like an attractive options in the short runs, but in the long run it demands the unity of the nation। ठीक है, समझो, पहला पॉइंट ऑफ व्यू समझो बेल्जियम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझोगे ना, तो ये समझ जाओगे तुम लोग कि वहाँ पे भी डच वाले लोग बोल रहे हैं, लोग ज़्यादा थे मेजोरिटी में थे, पर उन्होंने उस तरीके के जो श्रीलंका ने इस्तेमाल करा वो नहीं यूज़ करा, वो मेथड को नहीं यूज़ करा। उन्होंने पावर शेयरिंग को अपनाया एंड पावर शेयरिंग का इस्तेमाल करा। वेयर श्रीलंका ने पावर शेयरिंग नहीं करी, सिन्हाला उसको ज़्यादा मेजोरिटी दी गई। बट वो क्या हुआ था, उन्होंने 1956 से किया था, है ना, चला कितने 1980 तक चला था। स्टिल 1980 तक, इतने सालों तक जो है एक शॉर्ट रन के लिए अच्छे से चला, है ना, कॉन्फ्लिक्ट हुए, बट स्टिल वो जो है यहाँ पे सिन्हाला जो है मेजोरिटी में चल रहे थे, है ना। तो ये क्या था, इसमें क्या कहा गया कि ये एक शॉर्ट रन के लिए, ये अपॉर्चुनिटी शॉर्ट रन के लिए सही है ना, बट लॉन्ग रन में ये जो है कंट्री की यूनिटी को ख़राब कर देती है एंड कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग जाते हैं, है ना, और पूरी तरीके से कंट्री बर्बाद हो जाती है। हाँ, then tyranny of the majority is not just oppressive of the minority, it often brings ruins the majority as well। obviously अगर सिन्हालाज ने जो है यहाँ पे पावर शेयरिंग अपनाई नहीं, तो सिन्हालाज और तमिल्स दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए, है ना। अब तुम लोग टेक्निकली तो सोचोगे कि तमिल्स जो है माइनॉरिटी में,
तो सिन्हालास का तो प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? बिकॉज सिन्हालास भी तो सेम ही कंट्री पे रहते हैं, है ना। सिन्हालास तमिल्स दोनों लड़ रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं, है ना। इसका मतलब क्या? इसका मतलब तुम एक एग्जाम्पल समझ लो, है ना। एग्जाम्पल समझ लो, तुम लोग घर में हो, नॉर्मल घर में हो, अपने घर में हो, है ना। अपने घर में तुम अपने भाई और बहन से लड़ रहे हो, भाई बहन दोनों लड़ रहे हैं एक दूसरे से, है ना। भाई बहन दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा है? एक ही घर के तुम लोग, हाँ, एक ही घर के, और घर में ही लड़ रहे हो, घर में ही लड़ रहे हो अपने, तो फ़ायदा है? कुछ नहीं ना। वही तो हुआ श्रीलंका में, वही तो हुआ श्रीलंका में, है ना। एक ही कंट्री के लोग, एक ही कंट्री के लोग लड़ रहे हैं, तो इसमें ना सिन्हाला का भी लॉस था, इसमें श्रीलंकन तमिल्स का भी लॉस था, दोनों का लॉस था, ठीक है। तो नॉट जस्ट द मेजोरिटी का लॉस नहीं होता, है ना, नॉट जस्ट द लॉस ऑफ द, है ना, नॉट जस्ट द लॉस ऑफ द माइनॉरिटीज़, है ना, इसमें मेजोरिटी का भी लॉस हो जाता है, ठीक है। वही कहा गया इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, मोरल रीजन हमने पढ़ लिया, पोटेंशियल रीजन, मोरल रीजन पढ़ते हैं, है ना। एम्फेसिस द वेरी एक्ट ऑफ द पावर शेयरिंग इज वैल्यूएबल, पावर शेयरिंग बहुत वैल्यूएबल। इन दोनों में जो तुम लोग ना एक समझ सकते हो, यहाँ पे तुम लोग को इंपॉर्टेंस ऑफ पावर शेयरिंग ही बताई गई है पूरी तरीके से, है ना, इंपॉर्टेंस ही बताई गई। पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की स्पिरिट है, ऑब्वियसली डेमोक्रेसी क्या कहती है हम लोग से, इक्वली रहो, है ना, इक्वली रहो, इक्वली रहो, है ना, इक्वालिटी रखो कंट्री के अंदर, रिस्पेक्ट रखो हर एक रिलीजन को, हर एक लैंग्वेज को, है ना, हर एक कल्चर को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ठीक है। द डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड इन बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव्स लिव्स with this effects, है ना। पीपल हैव राइट्स टू कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड, ठीक है। अब पीपल्स के पास पावर होती है ना, कि वो डिसाइड करें कि उन्हें किस तरीके से रहना है कंट्री के अंदर, है ना, किस तरीके की गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो वोटिंग्स होती है, इसलिए तो इलेक्शंस होते हैं, है ना, क्योंकि वो लोग ही डिसाइड करेंगे कि किस तरीके की उनको गवर्नमेंट चाहिए, किस तरीके के रूल्स एंड लॉज उनको चाहिए, है ना, किस तरीके की, किस फ्रीडम से, किस इंडिपेंडेंस से उन लोगों को रहने का। ऑब्वियसली अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजंस थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर्स अ स्टेक इन द सिस्टम्स, ठीक है। एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट के बारे में तुम लोगों को डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है। इसको हटा दो, इस पूरे इसको ना हटाओ यहाँ से, पूरे इसको यहाँ से हटाओ, है ना। ये जो तुम लोग को यहाँ पे दी हुई है ना डेफिनेशन, जो भी तुम कह सकते हो इसको, इसको अच्छे से समझ लो भैया, अच्छे समझ लो, है ना। बस यहाँ पे तुम लोग को ना लेजिटिमेट गवर्नमेंट के बारे में बताया गया, लेजिटिमेट, सॉरी मेरा हैंड राइटिंग बहुत खराब है, बट लेजिटिमेट गवर्नमेंट में बताइए क्या बताया कि इज वन वेस्ट सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर्स अ स्टेक इन द सिस्टम्स। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि लेजिटिमेट गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट है जहाँ पे जो सिटीजन्स है ना, वही अपने पार्टिसिपेशन के थ्रू जो है गवर्नमेंट में सिस्टम में जो है स्टेक खरीदते हैं। मतलब क्या है, पावर लेते हैं, सिस्टम के अंदर पावर लेते हैं, सिस्टम में घुसने की कोशिश करते हैं, लेजिटिमेट गवर्नमेंट उसको कहते हैं, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ चुके हैं, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के अंदर हम तुम लोग को एक तरीके से 4 मार्क का सवाल बन जाता है यहाँ से, है ना। 4 से 5 मार्क का सवाल सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर से ना यही वाला बन सकता है कि दे देंगे व्हाट इज, बोल नहीं है व्हाट इज पावर शेयरिंग, बताओ भैया व्हाट इज पावर शेयरिंग, है ना, व्हाट इज पावर शेयरिंग, एक्सप्लेन इट्स फॉर्म्स, एक्सप्लेन इट्स फॉर्म्स, फर्स्ट जाओगे वहाँ पे, है ना। तो इस रीज़न से तुम लोग को इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, याद नहीं करना, समझना है, समझ जाना तो खुद से लिख सकते हो, ठीक है। The idea of power sharing has emerged in an opposition to the nation of undivided political power. ठीक है, the idea of power sharing has emerged in opposition to the nation of undivided political power. ठीक है, for a long time it was believed that all power of the governments must reside in one person or group of the person located at one place. मतलब अगर तुम लोग एक कंट्री में रह रहे हो, जैसे कि इंडिया, हम लोग इंडिया में रहते हैं, है ना, इंडिया में रहते हैं। अब इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एरियाज़ हैं, प्लेसेस हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि हर एक प्लेस या हर एक एरिया के लिए एक पर्टिकुलर पावर में रहना चाहिए, एक वन पर्सन या फिर एक गवर्नमेंट पावर में रहनी चाहिए वहाँ पे, पावर में रहनी चाहिए, ताकि वो वहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया को रूल कर सके, गवर्न कर सके, प्रॉपर्ली वहाँ पे मैनेज कर सके एंड इक्वलिटी मेंटेन कर सके, ठीक है। इट वॉज फेल्ट दैट इफ द पावर टू डिसाइड इज डिस्पेरेस्टेड इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजंस एंड एनफोर्स देम। ठीक है, अगर वहाँ पे जो है पावर ही डिसाइड की गई है ना, पावर किसके पास पावर है वो डिसाइड ही नहीं है, किसके पास पावर है वो डिसाइड ही नहीं है, तो इससे क्या होगा, इससे ऑब्वियसली क्विक डिसीजंस लेने के लिए प्रॉब्लम्स होंगी, डिसीजंस लेने में डिले होगा एंड इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है ना। तो इस रीज़न से यहाँ पे प्रॉपर पावर एलोकेशन होनी चाहिए, है ना, प्रॉपर पर्सन्स के पास, प्रॉपर गवर्नमेंट के पास पावर होनी चाहिए, ठीक है। बट दिस नेशंस हैव, है ना, बट दिस नेशन हैव चेंज्ड विद एन एमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। डेमोक्रेसी के साथ साथ जो है यहाँ पे नेशंस चेंज होती रहती है ना। अपने नेशन में क्या है, प्रॉपर डेमोक्रेटिक नेशन है अपना, है ना, लेजिस्लेटिव प्रॉपर डेमोक्रेटिक नेशन है अपना, ठीक है। यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी दी हुई हैं और हम लोग जो है यहाँ पे जो चीज़ें दी हुई हैं हम लोगों ने पहले पढ़ ली है,
तो हम लोग स्टेप पढ़ने वाले हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। ठीक है, दो टाइप्स की पावर शेयरिंग होती है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हम लोग इस लेक्चर फटाफट खत्म करने की कोशिश नहीं करेंगे, हाँ करते हैं कोशिश, बट हम लोग जो इसको थोड़ा धीमे चलेंगे क्वेश्चन। एंड ऑल्सो इस चैप्टर के एंड में, इस लेक्चर के एंड में, इस वन शॉट के एंड में ही आप लोग को NCERT के सोल्यूशन भी करवाए जाएंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, NCERT भी कवर अप करवाई जाएगी, तो टेंशन मत लेना बिल्कुल। ठीक है ठीक है, अब हम फिर होते हैं दो टाइप्स के पावर शेयरिंग होते हैं यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या होती है? द पावर शेयरिंग इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे कि इंडिया किसमें, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव्स, जुडिशरी, है ना, 3 स्टेजेस में, 3 स्टेजेस के अंदर जो है पावर्स को शेयर किया जाता है। ये क्या है? 3 ऑर्गन्स है। क्या है ये? ऑर्गन्स है, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स है। ठीक है, इन 3 स्टेजेस में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशरी में पावर को शेयर किया जाता है। ठीक है, systems of checks and balances, which allows different organs of government placed at the same level to exercise different powers। ठीक है ना, तो ये हर एक स्टेज में जो भी गवर्नमेंट बनेगी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इसमें जो है उन्हें अलग अलग पावर्स दी जाती है ना, अलग अलग पावर्स दी जाती है। ठीक है, सच ए सेपरेशन एंश्योर्स दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सेस अनलिमिटेड पावर्स। इसका मतलब है यहाँ पे जो तीनों भी गवर्नमेंट्स है ना, उनमें इक्वल पावर होती है। ठीक है, उनमें क्या होती है? उनमें क्या होती है? इक्वल पावर होती है। क्या होती है? इक्वल पावर। ठीक है, क्या होती है? इक्वल पावर। किसी के पास ज़्यादा पावर नहीं होती, किसी के पास कम पावर नहीं होती, यहाँ सबके पास एक इक्वल पावर दी जाती है, अनलिमिटेड पावर किसी के पास नहीं होती। ईच ऑर्गन चेक्स द अदर्स। हाँ, अभी ईच ऑर्गन मतलब लेजिस्लेचर चेक करता है और जुडिशरी, है ना, एग्जीक्यूटिव चेक करता है, जुडिशरी चेक करता है और लेजिस्लेटिव। जहाँ पे कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, तीनों इक्वल है ना, इक्वल है यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन, है ना। दिस रिजल्ट्स इन द बैलेंस ऑफ पावर अमंग द वेरियस इंस्टीट्यूशंस। इससे क्या होता है? ऑब्वियसली यहाँ पे अगर तीनों में इक्वली चीज़ें बटी है ना, इक्वल पावर दी गई है, इसी को चेक करते रहना है ये केस में क्या प्रॉब्लम्स है, कोई क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है ना, और कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं है। तो इससे क्या होता है? इससे प्रॉपर पावर शेयर होती है ना, इससे प्रॉपर पावर शेयर होती है। एंड प्रॉपर पावर शेयर होने की वजह से क्या है? एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन रहता है, कंट्री के अंदर एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन रहता है। ठीक है, वही कहा गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, हम लोग अभी एग्जाम्पल्स की वजह से समझते हैं। Even though ministers and government officials exercise powers, they are responsible to the parliament or state assemblies. ठीक है, similarly, although the judges are appointed by the executives, they can check the functions of executives or laws made by the legislatures। है ना, यहाँ पे जो है executives क्या करते हैं? जजेस, जो जजेस होते हैं अपने सुप्रीम कोर्ट्स के जजेस होते हैं, है ना, एडवोकेट्स एंड कोर्ट जजेस, उनको कौन अपॉइंट करता है? एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करते हैं, है ना, एग्जीक्यूटिव अपॉइंट्स करते हैं। एंड वो लोग ही चेक करते हैं, है ना, वो लोग चेक करते हैं अबाउट लेजिस्लेचर एंड लेजिस्लेचर से लॉस वो लोग चेक करते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी। पहली चीज़ तो मैंने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग समझ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग। वर्टिकल पावर शेयरिंग थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखो, है ना, यहाँ पे सवाल बनते हैं, सवाल बनने की आदत बहुत ज़्यादा हाई है ना। सवाल किस तरह से बनते हैं कि एक्सप्लेन द टू टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग, टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग बताओ, है ना। ये भी हो सकता है कि टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग बताओ, ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग। वर्टिकल पावर शेयरिंग है पावर शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट इन एट डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, अब देखो हमने पहले हॉरिजॉन्टल में क्या पढ़ा कि जो पावर शेयर हो रही है वो इक्वली हो रही है एंड डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में हो रही है। कौन से 3 ऑर्गन्स है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इन तीनों में पावर इक्वली शेयर हो रही है, बट यहाँ पे जो पावर शेयर हो रही है वो डिफरेंट लेवल पे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर शेयर हो रही है। डिफरेंट गवर्नमेंट्स को डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट पावर टाइप्स ऑफ पावर शेयर हो रही है। जैसे 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, यूनियन, स्टेट एंड लोकल। ठीक है, यूनियन जो गवर्नमेंट होती है वो हमारी क्या होती है? वो हमारी होती है ना, वो होती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट्स वो होती है जो कि स्टेट संभालती है, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, है ना, अलग अलग स्टेट्स होते हैं उनको। और लोकल जो होती है वो लोकल्स की हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स दिया, हम लोग उसको लिखते नहीं है, लोकल्स काफ़ी होते हैं, लोकल्स समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले जिस तो जर्नल गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री, है ना, जर्नल गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एंड प्रोविजंस और रीजनल लेवल्स। तो एक जनरल गवर्नमेंट होती है पूरी की पूरी कंट्री के लिए। तो हाँ, वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या होती है? हाँ सॉरी, इंडिया इज वर्टिकल पावर शेयरिंग, है ना, इंडिया से वर्टिकल पावर शेयरिंग, है ना, बिकॉज यूनियन गवर्नमेंट जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है हमारी, है ना, और यही एक गवर्नमेंट होती है जो कि पूरी की पूरी एंटायर कंट्री को संभालती है ना, एंटायर कंट्री को संभालती है। एक जनरल गवर्नमेंट होती है जिसको हम लोग कहते हैं यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है ना, और गवर्नमेंट एंड प्रोविजन और रीजनल लेवल, तो मतलब हर एक लेवल्स पे, है ना, हर एक रीजन लेवल पे, म्यूनसिपैलिटी लेवल पे, पंचायती लेवल पे, स्टेट लेवल पे एंड सेंट्रल लेवल पे, हर एक लेवल पे अलग अलग गवर्नमेंट्स होती है हमारे यहाँ पे। ठीक है, सच ए जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड एज फेडरल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, है ना। जो एक की गवर्नमेंट होती है एंटायर के लिए गवर्नमेंट होती है, एंटायर कंट्री के लिए एंटायर गवर्नमेंट होती है, वो होती है फेडरल गवर्नमेंट। तो अभी फिलहाल फेडरल गवर्नमेंट कौन सी चल रही है? बीजेपी,
बीजेपी इज द फेडरल गवर्नमेंट, है ना। नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, करेंटली ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना। और वही उनकी गवर्नमेंट है, कौन सी, बीजेपी। तो बीजेपी इज अ फेडरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना, है ना, वही यूनियन गवर्नमेंट है। ठीक है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट्स, जो हम लोग बताया, स्टेट गवर्नमेंट्स होती है अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग गवर्नमेंट्स होती है, ठीक है। एंड लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट कौन सी होती है? लोकल गवर्नमेंट बेसिकली होती है ना, दो टाइप्स की होती है, म्यूनसिपालिटीज़ एंड पंचायत। जो भी लोग गांव साइड में रहते हैं ना, गांव एरियाज़ में या फिर टाउन एरियाज़ में रहते हैं ना, छोटे मोटे टाउन्स हैं या फिर गाँव विलेजेस एरिया है, रूरल एरियाज़ है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको पता होगा कि पंचायत होती है एंड म्यूनसिपालिटी होती है। म्यूनसिपालिटी भी 3 टाइप्स की होती है, म्यूनसिपालिटी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल एंड नगर पंचायत, है ना। 3 टाइप्स के होते हैं। तो इसमें नगर पंचायत को ये मत मानना है कि वो पंचायत के अंदर आता है, बिल्कुल नहीं। नगर पंचायत पंचायत के अंदर आती है, वो म्यूनसिपालिटी के अंदर ही आती है ना। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल एंड नगर पंचायत होती है ना। पंचायत भी 3 टाइप्स की होती है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत होती है, इंटरमीडिएट पंचायत एंड विलेज पंचायत। डिस्ट्रिक्ट पंचायत मतलब पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए, है ना। जैसे रत्नागिरी एक डिस्ट्रिक्ट है, तो उस पूरे रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट पंचायत होती है ना। इंटरमीडिएट पंचायत होती है ना, जो कि डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज दोनों की होती है। और एक होती है विलेज पंचायत, जो कि गाँव एरियाज़ के लिए होती है, इन छोटे मोटे जो गाँव होते हैं वहाँ के लिए होती है, ठीक है। एंड म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल एंड नगर पंचायत, इस चीज़ को याद कर लो, है ना। इस चीज़ को रट लो मतलब इस तरीके से याद कर लो। 3 टाइप्स की गवर्नमेंट होती है। वर्टिकल पावर शेयरिंग में क्या होता है, 3 टाइप्स की गवर्नमेंट होती है, अलग डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट गवर्नमेंट होती है, डिफरेंट पावर शेयर होती है। सबसे पहले गवर्नमेंट कौन सी होती है? यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड होती है एक लोकल गवर्नमेंट। जो यूनियन गवर्नमेंट होती है, ये इसको हम लोग कह सकते हैं फेडरल गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है हमारी, है ना। जो एक ही गवर्नमेंट होती है जो कि पूरी एंटायर कंट्री को संभालती है, और ऐसी गवर्नमेंट्स को हम लोग फेडरल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यही होती है ना, इन कैसी कंट्री को हम लोग फेडरल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। तो एक रीजनल गवर्नमेंट होती है जो कि एंटायर कंट्री को संभालती है, एंड बाकी की भी गवर्नमेंट्स होती हैं जो कि अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स को एंड डिफरेंट प्लेसेस को इंडिविजुअली संभालती हैं ना। इन इंडिविजुअल पार्ट्स के लिए, इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, इंडिविजुअल विलेजेस के लिए, इंडिविजुअल स्टेट्स के लिए, इंडिविजुअल सिटीज़ के लिए अलग अलग गवर्नमेंट्स यहाँ पे प्रोवाइड होती है। तो अलग अलग डिफरेंट लेवल्स पे, डिफरेंट रीजनल लेवल्स पे, प्रोविजनल लेवल्स पे जो है अलग अलग गवर्नमेंट होती है ना। तो वो कौन सी होती है? स्टेट गवर्नमेंट्स, जो कि हर एक स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट अलग से होती है ना। लोकल गवर्नमेंट्स होती है 2 टाइप्स की, म्यूनसिपालिटीज़ एंड होती है एक पंचायत। म्यूनसिपालिटीज़ में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल एंड होती है एक नगर पंचायत। पंचायत भी 3 टाइप्स के होते हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए होते हैं, इंटरमीडिएट पंचायत एंड होती है एक विलेज पंचायत, ठीक है। तो ये कुछ हम लोगों ने यहाँ पे चीज़ समझ ली, उसको रिवाइज भी हम लोगों ने फटाफट से कर लिया अपने आप से, है ना। और यूनियन गवर्नमेंट जो होती है वो एक तरीके से गवर्नमेंट होती है कि पूरे कंट्री को संभालती है, एंड बाकी जो स्टेट एंड जो पंचायत होती है, म्यूनसिपालिटीज होती है, लोकल गवर्नमेंट्स होती है हमारी, वो जो है अपने अपने रीजन्स को, अपने अपने प्लेसेस को संभालती है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट पंचायत है, ठीक है, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट पंचायत है, रत्नागिरी की डिस्ट्रिक्ट पंचायत है, ठीक है। रत्नागिरी एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जिसको नहीं पता, है ना, महाराष्ट्र के अंदर। तो रत्नागिरी, है ना, सर्च कर लेना। हाँ, रत्नागिरी छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, छोटा नहीं बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है ना, बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, बट रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है। तो मंसूर डिस्ट्रिक्ट है रत्नागिरी की। तो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में ना, रत्नागिरी की डिस्ट्रिक्ट पंचायत है ना, एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उनके रत्नागिरी की। तो वो जो गवर्नमेंट है ना, वो रत्नागिरी को ही कंट्रोल करेगी। वो ऐसा नहीं कि वो पूरे के पूरे महाराष्ट्र को कंट्रोल करने लग जाएगी, महाराष्ट्र को पूरी तरह से देखने लग जाएगी, ऐसा मानने लग जाएगी, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ जो है रत्नागिरी की जितनी भी विलेजेस हैं, एरिया से तालुकाज हैं, है ना, वहीं पे सिर्फ उनका कंट्रोल रहेगा और कहीं उनका कंट्रोल रह सकता नहीं है। वेर एज जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, उसका कंट्रोल पूरी इंडिया के ऊपर है, कहीं पे भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फेडरल डिविजन्स ऑफ पावर। इसको हम लोग थोड़े से बहुत और डीप में समझने की कोशिश करने वाले हैं। चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है, यही तक हमारा चैप्टर था, है ना, यही तक हमारा चैप्टर था। तो चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट ठीक है सर, इसको पढ़ते हैं, ठीक है सर। फेडरल पावर ऑफ डिवीजन ऑफ पावर। इंडिया हैज 3 टायर्स डिवीजन ऑफ पावर इंस्टेड ऑफ 2 टायर्स। 2 टायर्स नहीं, हमारे 3 टायर्स है। 3 टायर्स कौन से? इंडियन, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। इंडिया क्या है? इंडिया हॉरिजॉन्टल नहीं है, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव नहीं है इंडिया, है ना। इंडिया इज वर्टिकल पावर शेयरिंग इंडिया यूज़ करती है, जिसकी है यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। जिसमें 3 टायर्स ऑफ डिवीजन में होता है ना, पावर शेयर। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू द लेवल ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट्स, जैसे म्यूनसिपलिटी एंड पावर पंचायत, ठीक है। तो लोकल गवर्नमेंट्स की बहुत टाइप्स होते हैं, जो कि हमने पिछले सेट में सारी चीज़ें समझ ली है, ठीक है। तो ज़्यादा चीज़ें हम लोग समझने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। सच जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री फेडरल गवर्नमेंट, हमने पिछले सेट में पढ़ लिया, है ना। इन इंडिया वी रेफर टू सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट, पढ़ लिया है, ये चीज़ हम लोग ने, है ना। द गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविजन्स और रीजनल लेवल्स आर of different names and different countries. In India we call it them as state government, ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है, ये भी पढ़ लिया, है ना। Not all democracies have federal structures. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस वक्त समझ लो, है ना। फेडरल कल्चर कौन सा? एक ही गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी,
जो कि पूरी की पूरी कंट्री को संभालेगी। एक ही गवर्नमेंट होगी, वन गवर्नमेंट जो कि पूरे कंट्री को संभालेगी, है ना, जिसके पास पूरी कंट्री का जो है कंट्रोल होता है ना। फेडरल गवर्नमेंट हम लोग उसको कहते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर्स को कहते हैं। जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री होती हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती है, उसमें फेडरल स्ट्रक्चर नहीं होता, सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में नहीं होता। बट in those countries where there are different level of government, the constitution clearly lays down the power of different level of government. This is what they did in the Belgium but refused in Sri Lanka. ठीक है, समझ गए, है ना। अभी हम लोग अलग अलग ग्रुप्स और डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल ग्रुप्स के बारे में, सोशल ग्रुप्स। देन हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, है ना, देन इंटरेस्ट ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, देन हम लोग पढ़ेंगे सोशल पॉलिटिकल एंड इंटरेस्ट ग्रुप के बारे में। 3 ग्रुप से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं, है ना। अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं। द पावर में ऑल्सो बी shared among different social groups such as religions and linguistic groups. सोशल मतलब वही है कि अलग अलग रिलीजन में अलग अलग पावर को डिवाइड किया गया, रिलीजन्स के हिसाब से पावर को डिवाइड किया गया। ठीक है, एग्जाम्पल्स की तरफ समझे कि कम्युनिटी गवर्नमेंट, है ना, बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी थी अलग अलग कम्युनिटीज़ के लिए, है ना, डच के लिए, है ना, फ्रेंच के लिए एंड जर्मन के लिए अलग अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी थी। इन सम कंट्रीज देयर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट्स whereby socially weaker sections and women are represented in legislature and administration. Reserved constituencies, assemblies and parliaments of our own country. These arrangements give space in the government and administration to diverse social groups or who otherwise would feel alienated from the government. Minority communities get a fair share in power. इसका मतलब है कि हम लोग जो है इसको कम्युनिटीज़ वाइज गवर्नमेंट बनाते हैं, कम्युनिटीज़ वाइज जो हमारी पावर है उसको हम लोग शेयर करते हैं। इससे क्या होता है, माइनॉरिटीज़ को जो है ना इक्वली चार्ज मिलता है गवर्नमेंट के अंदर पावर में रहने के लिए, है ना, इक्वल शेयर्स मिलते हैं, इक्वालिटी यहाँ पे बनी रहती है, सेम चीज़ किसने करी थी, हमारे बेल्जियम ने करी थी। हमारे एग्जाम्पल में हमारे बेल्जियम ने इसको चीज़ को करी थी, बट श्रीलंका ने चीज़ को डिनाई कर दिया था, करा ही नहीं था श्रीलंका ने। ठीक है, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन ऑल्सो बी सीन इन हाउ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स and movement influences or control those in powers. In democracy, citizens must have the freedom to choose among various contenders in the power for the power. इंडिया में भी तुमको पता ही है ना, इंडिया भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसके अंदर भी जितने भी हमारे जो लोग हैं, जो पीपल्स, जो सिटीजन्स है, वही डिसाइड करते हैं कौन सी गवर्नमेंट बनेगी, कौन सी गवर्नमेंट पावर में रहेगी और क्या क्या लॉज बनने चाहिए, क्या क्या रूल्स बनने चाहिए, किस चीज़ को हम लोग इम्प्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे जो है पब्लिक ही डिसाइड करती है। ठीक है, पब्लिक ही डिसाइड करती है, सिटीजन डिसाइड करता है। अमंग पॉलिटिकल पार्टीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने हैं तो इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज कंपटीशन अमंग डिफरेंट पार्टीज एंश्योर्स दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। ये बहुत बड़ी चीज़ बोल दी भाई, बहुत बड़ी लाइन है, बहुत बड़ी लाइन है। इस लाइन का मतलब ये है कि एटलीस्ट कंपटीशन यहाँ पे जो है पॉलिटिकल पार्टीज में कंपटीशन होना चाहिए। बिकॉज अगर एक ही पार्टी ऐसी होगी, है ना, एक ही पार्टी ऐसी होगी जो कि लगातार गवर्नमेंट फॉर्म करे या लगातार पावर में आती रहे, है ना, तो ये इस चीज़ से ना वो पार्टी जो है एक तरीके से उसका गलत फ़ायदा उठा सकती है ना, उससे कुछ गलत काम कर सकती है, या फिर जो है सर्विसेज जो प्रोवाइड करनी है वो प्रोवाइड नहीं कर पाएगी, है ना, सर्विसेज जो प्रोवाइड करनी है वो प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अगेंस्ट स्पेसिफिक पार्टी, है ना, मैं किसी स्पेसिफिक पार्टी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल एक डेमोक्रेसी के हिसाब से कि यहाँ पे ना एक से ज़्यादा गवर्नमेंट या फिर एक से ज़्यादा पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए, इन्वॉल्व होनी चाहिए, जिससे जो है यहाँ पे पावर इक्वली शेयर हो सके, है ना, और यहाँ पे क्या हो सके, यहाँ कॉम्पिटिशन, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होगा, ये है ना, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होगा। क्योंकि अगर दूसरी, है ना, एक गवर्नमेंट के साथ दूसरी गवर्नमेंट भी ऐसी होगी जो कि टक्कर देने वाली गवर्नमेंट होगी, है ना, तो जो पहली गवर्नमेंट जो जीत रही है अब तक, है ना, वो भी डरेगी, है ना, एंड वो भी अपने कुछ न्यू लॉज लेकर आएगी, है ना, और प्रॉपरली यहाँ पे जो है पावर्स को शेयर करेगी और अच्छे से गवर्नमेंट चलेगी। वो जानती है कि हमारे जो कॉम्पिटिशन वाले हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ना, वो भी हमारे से जीत सकते हैं। In the long run, power is shared among different political parties that represent different ideologies and social groups. हर 5 साल में एक नई गवर्नमेंट बनती है। ठीक है, नई गवर्नमेंट आएगी, नई चीज़ आएंगे, नए रूल्स आएंगे, नए आइडियोलॉजीज आएंगे, नए सोशल ग्रुप्स बनेंगे। ठीक है, समटाइम्स दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट व्हेन 2 or more parties and forms an alliance to contest elections. If their alliance is elected, they form a coalition government and thus share power. अरे ये तो बहुत ईजी चीज़ है ना। इस चीज़ को जितने भी लोग पॉलिटिक्स में जुड़े हुए हैं, हाँ, मतलब आप लोगों को अगर पॉलिटिक्स में थोड़ा भी इंटरेस्ट है
है ना। तो आप लोग ना, आपको एक चैप्टर दिया है पॉलिटिकल पार्टी का, उस पर हम लोग ना पॉलिटिकल पार्टी पे आएंगे, है ना। वो चैप्टर भी इस चैनल पे बहुत जल्दी कवर किया जाएगा। इस चैनल पे इस पॉलिटिकल पार्टी की बहुत सारी वीडियो आ चुकी हैं, 2 या 3 लेक्चर्स आ चुके हैं पॉलिटिकल पार्टी के। बट स्टिल जो है हमारे विश्वास बैच में अब तक हम लोग ने इस चैप्टर को कवर नहीं किया हुआ है पॉलिटिकल पार्टी को। इसको ना बहुत जल्दी फ्रेश लेक्चर उसका आने वाला है, उसको कवर करेंगे हम लोग, है ना। उसमें हम लोग इस चीज़ को काफ़ी अच्छे समझेंगे। बट इसको मैं तुम लोग एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल समझाता हूँ। अभी तुमने देखा होगा कि 2024 में रिजल्ट इलेक्शंस हुए थे, 2024 के इलेक्शंस हुए थे, है ना। इसमें ना तुम लोग देखोगे मेजरली लोगों को तो 2 या 3 ही गवर्नमेंट से पता होगा, है ना। बीजेपी एंड कांग्रेस, है ना, यही तुम लोगों को पता होगा, है ना, यही तुम लोगों को पता होगा। बट जब तक तुम लोग न्यूज़ खोल के बैठोगे, जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट्स थे हमारे, है ना, 4 जून को इलेक्शन के रिजल्ट्स थे, उस दिन तुम लोग भी न्यूज़ देख के बैठोगे, है ना, न्यूज़ खोल के बैठोगे। हाँ, तुमने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जो न्यूज़ में हमें जो वोट्स बताए थे ना, वोट्स, वहाँ पे ना बीजेपी का नाम था ना कांग्रेस का नाम था, वहाँ इंडिया अलायंस का नाम था और एनडीए का नाम था, ठीक है। वहाँ किसका नाम था? इंडिया अलायंस का नाम था, इंडिया अलायंस का नाम था और एक एनडीए का नाम था। तो भैया बीजेपी और कांग्रेस गई कहाँ पे? ये तो इंडिया अलायंस और एक एनडीए बन गई ना, ये कहाँ गई? तो बेसिकली जितने भी छोटी मोटी गवर्नमेंट्स होती हैं, है ना, यहाँ पे एक बीजेपी है, ठीक है, बीजेपी की बहुत बड़ी गवर्नमेंट है ना। और बाकी इनके साथ जितने भी छोटी मोटी थर्ड पार्टी गवर्नमेंट्स होती हैं, है ना, थर्ड पार्टी पार्टीज होती हैं, थर्ड पार्टी, है ना। बिकॉज हम लोग मेनली जानते तो बीजेपी कांग्रेस को ही है, बट बहुत सारे और पार्टीज़ हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बहुत सारी और थर्ड पार्टी पार्टीज़ हैं, है ना। ये लोग ने बीजेपी के साथ कोलैब करके, है ना, ये सब हम लोग हमारी लैंग्वेज में लोग कोलैब भी कह सकते हैं, कोलैब करते एक नई अलायंस बनाई जिसको हम लोग कह सकते हैं एनडीए अलायंस, है ना, एनडीए अलायंस। तो अगर अभी जाके कोई ना बीजेपी को वोट कर रहा है या फिर उन थर्ड पार्टीज में से किसी को वोट कर रहा है, थर्ड पॉलिटिकल पार्टीज में से किसी को वोट कर रहा है, तो अल्टीमेटली वो वोट एनडीए में काउंट हो जाएगा, एनडीए अलायंस में काउंट हो जाएगा, ठीक है, एनडीए अलायंस में काउंट हो जाएगा। सिमिलरली विद इन कांग्रेस भी बहुत सारे अलग अलग पार्टीज के साथ, समाजवादी पार्टी हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, है ना, इन सारी पार्टीज के साथ मिलकर के कोलिशन में आकर के एक अलायंस बनाए हैं जिसका नाम है इंडिया अलायंस, है ना। तो अभी अगर कोई कांग्रेस को वोट करेगा या फिर कोई आम आदमी पार्टी को वोट करेगा या फिर कोई समाजवादी पार्टी को वोट करेगा, तो ओवरऑल जो वोट है वो इंडिया अलायंस को जाएगा, है ना। और जो है एक अलायंस जीतेगी। तो 2 अलायंस है हमारे कंट्री में, इंडिया अलायंस और एक है एनडीए अलायंस, इंडिया अलायंस भी है और एक एनडीए अलायंस है। तो इस बार एनडीए जीती थी, है ना। 2024 का इलेक्शन किसने जीते? एनडीए ने, मतलब बीजेपी ने जीत गया। तो अभी जो भी अलायंस जीती है, जो भी अलायंस जीत जाती है ना, वो अलायंस अपने कोलिशन गवर्नमेंट बनाती है। क्या होती है? वो कोलिशन गवर्नमेंट बनाती है और पावर में आती है ना। वो आती है पावर में, वो गवर्नमेंट हो जाती है पावर में। तो एनडीए, है ना, एनडीए पावर में है, हाँ, और वो लोग अपने कोलिशन गवर्नमेंट बनाती है ना, कोलिशन गवर्नमेंट बनाती है और अपना एक मेंबर इलेक्ट करती है ना। तो यहाँ पे किसको इलेक्ट किया गया था? मोदी जी को इलेक्ट किया गया था एज एन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, ठीक है। अब बेसिकली उसी चीज़ को इस पैराग्राफ में समझाएगा। तो उन लोगों को एग्जाम्पल की तरफ से समझाया है प्रैक्टिकली। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पॉलिटिकल पार्टीज, है ना। अब हम लोग पढ़ा कोलिशन होता क्या? तो कोलिशन होता क्या? अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पॉलिटिकल पार्टीज कोऑपरेट रिड्यूसिंग द डोमिनेंस ऑफ एनी वन पार्टी विद इन द कोलिशन, ठीक है। अमंग इंटरेस्ट ग्रुप्स की बात करें, तो अमन इंटरेस्ट ग्रुप्स की बात करें तो इसमें ना ये बहुत आसान है पढ़ लेने एक बार, है ना। इन डेमोक्रेसी वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स, traders, businessmen, industrialists, farmers, and industrial workers will have a share in governmental power, either through participation in government communities or bringing in influence on the decision-making process. इसका मतलब है जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, जितने भी ये बड़े लोग हैं, है ना, बड़े लोग हैं, इन लोगों का एक तरीके से पावर है ना गवर्नमेंट के अंदर। इन लोगों की एक तरीके से शेयर है गवर्नमेंट के अंदर, है ना, एक तरीके से शेयर है कि गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये वही इसमें कहा गया इंटरेस्ट ग्रुप्स के अंदर। दे ऑर्गेनाइज popular struggle, they organize struggle or protest against any decision of the government which they feel is wrong and pressure on the government. Basically इसमें ये बताया गया कि अभी अगर लोगों को गवर्नमेंट की किसी चीज़ से, है ना, संतुष्टि नहीं, सेटिस्फाई नहीं है, कोई अगर ना कोई गवर्नमेंट के किसी डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है ना, या फिर उन्हें लग रहा है कि एक रॉन्ग डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने, एक रॉन्ग लॉ बनाया है ना, रॉन्ग लॉ बनाया है या रॉन्ग डिसीजन लिया है, कुछ गलत रॉन्ग काम किया है, तो लोग क्या करते हैं? उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट निकालते हैं, है ना, उनके डिसीजंस के अगेंस्ट, है ना, उन गवर्नमेंट के अगेंस्ट निकालते हैं, उनके डिसीजंस के अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट निकालते हैं ताकि उनकी मांगे पूरी हो, है ना। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अभी तुम्हें करेंटली तो कंट्री का
कंट्री की हालत पता ही होगी, हाँ, तो इसकी वजह से काफ़ी प्रोटेस्ट इंडिया में निकल रहे हैं, हाँ, ठीक है। प्रेशर ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप्स ऑफ पीपल्स वो ऑर्गेनाइज एक्टिवली प्रमोटिंग एंड डिफेंडिंग देयर कॉमन इंटरेस्ट। प्रेशर ग्रुप्स बेसिकली प्रेशर ग्रुप्स वही होते हैं, है ना, प्रेशर ग्रुप्स वही होते हैं जो कि इन प्रोटेस्ट को निकालते हैं, है ना, अमंग द इंटरेस्ट ग्रुप्स, है ना। अगर उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे ना बने तो वो प्रमोट करते हैं इसे, है ना, और प्रमोट करते हैं एंड काफ़ी प्रोटेस्ट निकालते हैं, उनको हम लोग कहते हैं प्रेशर ग्रुप्स। ठीक है जी। तो यहीं पे हमारा जो चैप्टर है वो दी एंड लगा दो भैया, दी एंड लगा दो, ठीक है, दी एंड लगा दो, दी एंड लगा दो इस चैप्टर पे। चैप्टर खत्म हो चुका है, लेकिन तुम्हें जाना कहीं भी नहीं है, है ना, बिकॉज ये चैप्टर अभी हम लोग पूरा खत्म नहीं किए हैं, है ना। अभी इस चैप्टर में कुछ चीज़ें बच रही हैं। बेसिकली इस चैप्टर की पूरी थ्योरी खत्म हो चुकी है, थ्योरी एंड अंडरस्टैंडिंग खत्म हो चुकी है। तो जिसे इस चैप्टर को सिर्फ थ्योरी एंड अंडरस्टैंडिंग करनी थी तो वो इस लेक्चर को छोड़, यस, ठीक है। अब हमने यहाँ पे आई गेस 2 घंटे का लेक्चर हो चुका होगा, है ना, बट हमने इस चैप्टर को बहुत ही तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से, बहुत अच्छे से चैप्टर को खत्म करा है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से और बहुत प्यारे तरीके से इसको ऑन अ गुड नोट हमने इस चैप्टर को एंड किया हुआ है ना। अब तक एंड तो नहीं हुआ है, रोज उसमें काफ़ी सारी चीज़ें भी ऐसी हैं, ना, ठीक है, रुक जाओ, है ना, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अब तक होनी बाकी है, तो हम लोग उसको खत्म करते हैं फटाफट। आ जाओ, ठीक है। ये क्या है भैया, ये क्या चीज़ है ना, ये तो हमारी कुछ एनसीईआरटी में दी हुई चीज़ लग रही है, एनसीईआरटी में दी हुई चीज़ लग रही है। ये है तुम्हारा पिक्चर, ये क्या है तुम्हारा पिक्चर क्यों दी हुई है? बिकॉज पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं, एक तरीके से केस स्टडी बोल सकते हो इसको, ठीक है। अब कार्टून है ना, तो तुम लोग बेसिकली पिक्चर भी नहीं कह सकते, है ना, हम इसको कहते हैं कार्टून, ठीक, कार्टून। उसमें से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, बनते आ रहे हैं, सीबीएसई का ट्रेंड रहा है, ठीक है, तो पढ़ना अच्छे से है इसको। द कार्टून एट द लेफ्ट रेफर्स टू द प्रॉब्लम्स ऑफ रनिंग द जर्मनीज ग्रैंड कोलिशन गवर्नमेंट दैट इंक्लूड्स द 2 मेजर पार्टीज ऑफ द कंट्रीज, नेमली द क्रिश्चियन गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक यूनियन एंड द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, है ना। तो ये जो कार्टून है ना, जो डायग्राम है, जो पिक्चर है, ये बताती है प्रॉब्लम्स किसके, जर्मनी के, हाँ, जर्मनी की ग्रैंड कोलिशन गवर्नमेंट में, जिसमें 2 पार्टीज इन्वॉल्व थी। कौन सी 2 पार्टीज इन्वॉल्व थी? क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन एंड सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ये 2 पार्टीज इन्वॉल्व थी। दोनों पार्टीज के नाम अच्छे से याद रख लो, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन एंड, ठीक, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन एंड सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है, ये 2 पार्टीज थी, इनका नाम याद रखना। इसके बाद द 2 पार्टीज आर हिस्टोरिकल राइवल्स ऑफ ईच अदर, जैसे कि इंडिया में बीजेपी एंड कांग्रेस है, उस तरीके से हिस्टोरिकल राइवल्स कह सकते हैं, हिस्टोरिकल लड़ाई, जैसे बीजेपी एंड कांग्रेस इंडिया में, उस तरीके से जर्मन में दो गवर्नमेंट्स थी। दे हैड टू फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट, हम उन्होंने क्या करा, दोनों ने एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाई, ठीक है, बिकॉज नेदर ऑफ देम गॉट क्लियर मेजोरिटी ऑफ सीट्स and on their own in the 2005 elections. They take divergent position on several policies matters but still jointly run a government. अभी मैं तुम लोगों को ये 2024 का एग्जाम्पल देकर समझा सकता हूँ। 2024 में कोalition गवर्नमेंट में गया भाई, कैसे देखो क्या हुआ था जर्मन में क्या हुआ था। हम लोग अभी इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया में क्या हुआ 2024 के इलेक्शंस में ना, इंडिया का अलायंस एंड एनडीए अलायंस, दोनों के जो वोट्स थे वो काफ़ी सिमिलर थे, काफ़ी क्लोज वोट्स थे, है ना। कांग्रेस के एंड बीजेपी के अगर हम लोग इंडिविजुअली देखें तो काफ़ी क्लोज वोट्स थे, है ना। तो मतलब इसका मतलब ये सिंपल था कि दोनों जो गवर्नमेंट है ना वो इक्वली पावर में आनी चाहिए, है ना। बिकॉज इंडिया अलायंस को भी अच्छे खासे वोट्स मिले थे, बट एनडीए से कंपैरेटिवली कम ही मिले थे, बट एनडीए को काफ़ी अच्छे खासे वोट्स मिले थे, बट दोनों के वोट्स सिमिलर ही थे, है ना। तो सिमिलर थे, इसका मतलब क्या है, पावर को सिमिलरली एक्वायर करना चाहिए, बिकॉज एक ही गवर्नमेंट के पास पावर नहीं रहनी चाहिए इस तरीके से। तो इस रीज़न से क्या हुआ, पावर को जो है ना यहाँ पे क्या करा गया, पावर को यहाँ पे डिवाइड किया गया, ठीक है। हमारी कंट्री की बात करो, मैं इंडिया की बात करो, ये 2024 के इलेक्शन की, तो क्या बनी, हमारी कोalition गवर्नमेंट बनी है ना। सिमिलरली जर्मन की बात करिए तो 2005 में जर्मन में क्या हुआ था, जर्मन में 2005 में
जर्मन में ही 2005 के इलेक्शंस में, है ना, नेदर ऑफ देयर गवर्नमेंट, है ना, नेदर उनकी कोई भी गवर्नमेंट को क्लियर मेजोरिटी ऑफ सीट्स मिली थी, है ना, मेजोरिटी ऑफ सीट्स नहीं मिली थी, दोनों को आसपास की सीट्स थी, आसपास की सीट्स हम लोग कह सकते हैं, है ना, नेदर ऑफ देम गॉटन मेजोरिटी सीट्स, है ना, टेक डाइवर्जेंट पोजिशंस ऑफ सेवरल पॉलिसीज मैटर्स, है ना, उन लोगों को एक जॉइंटली रन करके एक जॉइंटली गवर्नमेंट बनानी पड़ी, जिसको हम लोग कहते हैं कॉलिशन गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये हुआ था जर्मन में 2 गवर्नमेंट्स के बीच में, ठीक है। उसके बाद ही 2005 की बात है, 2005 में ना कुछ नए लॉज बनाए गए, है ना, इन रशिया गिविंग मोर पावर्स टू प्रेसिडेंट्स ड्यूरिंग द सेम टाइम द यूएस प्रेसिडेंट विजिटेड रशिया, है ना। अब ये एक केस स्टडी तरफ से प्रैक्टिकली तुम कह सकते हो कि 2005 में क्या हुआ था। 2005 में ना रशिया को, है ना, रशिया के प्रेसिडेंट को ज़्यादा पावर दी गई थी, रशिया में प्रेसिडेंट को ज़्यादा पावर दी गई थी, और यूएस के जो प्रेसिडेंट थे वो रशिया में उसी टाइम पे विजिट किए गए थे, ठीक है। ये उसकी एक इमेज है, इस इमेज से ये कार्टून है, ये कार्टून से तुम्हें काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। द कार्टून एक्सप्लेन्स, अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल एकदम इंपॉर्टेंट है, एक कार्टून एक्सप्लेन क्या करते हैं। द कार्टून एक्सप्लेन्स अ गुड डेमोक्रेसी opposes, है ना, good democracy opposes the idea of concentration of powers. It welcomes the idea of sharing of power to the smooth running of the government. One basis principle of democracy is that people are the ultimate source of and political power, है ना। Giving more power to Russian presidents means power is concentrated to in one person, which is against the principle of democracy. इसका मतलब क्या है, अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर में कितनी चीज़ें पढ़ी, है ना, हमने इस चैप्टर में काफ़ी चीज़ें समझी, मतलब तुमने ना इस चैप्टर में सिविक्स की बहुत सारी चीज़ें समझ ली हैं, सिविक्स की बहुत सारी चीज़ें समझ ली है। जो तुम लोग आगे सिविक्स के चैप्टर पढ़े ना, इसमें तुमने बहुत सारी चीज़ें के कॉन्सेप्ट्स को ना थोड़ा इस चैप्टर में पढ़ लिया, है ना। इसमें कहा गया कि एक अच्छी सी डेमोक्रेसी गवर्नमेंट चाहिए ना, तुम लोगों को ना इसमें ना पावर शेयर नहीं करनी थी, है ना, पावर शेयर करनी है बट इक्वली पावर शेयर होनी चाहिए, किसी एक पर्सन के पास सारी की सारी पावर नहीं होनी चाहिए। अगर तुमको प्रॉपर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनानी है ना, तो किसी एक पर्सन के पास सारी पावर नहीं होनी चाहिए, पावर प्रॉपरली इक्वली शेयर होनी चाहिए, है ना। बट वहीं पर क्या हुआ, रशिया में ऐसी चीज़ नहीं हुई ना। रशिया में क्या करा गया, रशिया में प्रेसिडेंट को सारी पावर दी गई, तो इससे क्या हुआ, डेमोक्रेसी को जो है यहाँ पे इन्होंने नुकसान पहुँचाया है। ये डेमोक्रेसी नहीं होती, है ना, बिकॉज सारी पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं होनी चाहिए, पावर को डिवाइड होना चाहिए, पावर को इक्वली अपोज होना चाहिए। तो यही चीज़ इसके अंदर बेसिकली मोटा मोटा ये कहा गया। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता हुआ, है ना। अब हम लोग करने वाले NCERT के कुछ सवालों। NCERT के सवाल बेसिकली तुम लोग को खुद से करने हैं, चैप्टर तुमको मैंने अच्छे से समझा दिया है, तुम लोग को चैप्टर समझा है उसी में से आने वाले हैं, है ना। कि सबसे पहले तो व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, गिव एग्जांपल्स। तो मैं तुम लोग को वही तो बताया, ये सेम ही क्वेश्चन मैं तुम लोग को पावर शेयरिंग के फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के PDF पे या स्लाइड पे तुम लोग को समझाया मैंने कि ऐसे सवाल आते हैं। NCERT में ही दिया हुआ है तो बोर्ड में तो आएगा ही, 100% आ सकता है। स्टेट 1 प्रूडेंशियल रीजंस एंड 1 मोरल रीजन। तो हमने जो 2 रीजंस पढ़े, है ना, प्रूडेंशियल एंड मोरल रीजन, जो हमने 2 रीजंस पढ़े यहाँ पे, है ना, इन दोनों रीजंस को अच्छे से याद करना। जो मैंने तुमको स्लाइड में बताया ना, है ना, NCERT भले तुम लोग ना करो, है ना, उस पॉइंट के लिए NCERT तुम भले ना करो, पर जो मैंने तुमको स्लाइड में ना तुमको बताया ना, स्लाइड में कहाँ गई वो स्लाइड, अच्छा तुमको दिखा देता हूँ एक बार फिर से, है ना। मैंने जो तुम लोग को स्लाइड में बताया ना, ये देखो ये रहा, है ना, ये तुम लोग को मैंने जो स्लाइड में दिखाया ना, स्लाइड में ये बहुत 100% कर लेना भैया, 100% कर लेना, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। आते हैं अब सवाल में आते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल का तुम लोग को आंसर मैं तुम लोग को यहाँ दे देता हूँ। देखो, तुम लोगों को कहीं किसी वेबसाइट पर जाकर चेक करने की ज़रूरत कुछ नहीं है, सिंपल आओ PDF डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, डाउनलोड कर लो, तुम लोग को NCERT के सवाल भी मिल जाएंगे और हर एक चीज़ तुम लोग को इसके अंदर ही मिल जाएगी, ठीक है, मिल जाएगी इसके अंदर तुम लोग को हर एक चीज़ मिल जाएगी, ठीक है ना। तुम लोग को और ये जो तुम्हारे MCQs दिए हुए हैं, छोटे में जो तुम्हारे जो MCQs दिए हुए हैं, है ना, ये जो छोटे में तुम लोग को MCQs दिए हो ना, ओके। सो तुम लोग को यहाँ पे जो छोटे मोटे MCQs दिए हुए हैं, ये सारे जो MCQs दिए हुए हैं, ये जितने भी तुम लोगों को MCQs दिए हुए हैं, ये सारे MCQs के जो आंसर्स हैं, क्या कर रहा हूँ मैं, ये सारे जो MCQs के जो आंसर्स हैं, ये आंसर्स भी तुम लोगों को यहाँ पे टिक करके मिल रहे हैं। देखो ये देखो सारे टिके हुए हैं, सारे आंसर्स टिके हुए हैं। इसका मतलब क्या, तुम लोगों को जाके PDF इससे डिस्क्रिप्शन से PDF डाउनलोड करनी है एंड तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम आपसे कहते हैं अलविदा, हम लोग कहते हैं थैंक यू सो मच। अगर आपने यहाँ तक इस लेक्चर को देखा है तो ऑब्वियसली आप लोग को चैप्टर अच्छे समझ में आ चुका होगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो के अंदर। टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड संभाल के रहो, ध्यान रखो अपना। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।